नमस्कार। अटूट बंधन पुस्तक चर्चा कार्यक्रम में मैं वंदना वाजपेयी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले मुझे हमेशा की तरह एक शेर याद आ रहा है निदा पाजली जी का। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं उसका मुख्य थीम क्या है। तो आज हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं वो हमें अंधेरों से उजालों की ओर ले जाती है। वो एक दीपक की तरह राह में रखी है और जो पूरे मार्ग को प्रशस्त कर रही है और कह रही है कि हमें अपने गिरेबान में झांक के देखनी है कि हमें हमारे अंदर इंसानियत कितनी बची है। ये किताब दो मायनों में महत्वपूर्ण है कि इस किताब की जो रचना है, इस किताब की जो नींव पड़ी वो एक फेसबुक के एक वक्तव्य से पड़ी जिसका कि सकारात्मक उत्तर ये किताब आई है। वो किस्सा क्या है हम आगे बताते चलेंगे। फिलहाल जो है एक ये रचनात्मक उत्तर देने की जो नई शैली शुरू हुई है इसके लिए बहुत बहुत पूनम सिंह जी को साधुवाद देना चाहिए कि किसी बात पे बहस ना करके अगर हम उस बात का रचनात्मक तरीके से सिद्ध करते हैं अपनी बात को तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बनस्पत इसके कि हम किसी बात पर फेसबुक पर बहस करते चले। दूसरी चीज इस किताब में खास है कि ये किताब जो है वो पुरुष पितृसत्ता, धर्मसत्ता और राजसत्ता तीनों के खिलाफ एक बिगुल बजाती है और तीनों के खिलाफ आईना दिखाती है, चलती है। इस किताब का नाम है रोशनी के दरमियान, जिसका संपादन किया है वरिष्ठ लेखिका पूनम सिंह जी ने और इसमें 16 कहानियां हैं। 16 वरिष्ठ लेखिकाओं की कहानियां, 16 समकालीन लेखिकाओं की कहानियां। जो 16 कहानियां उसमें समकालीन लेखिकाएं हैं, वरिष्ठ लेखिकाएं हैं और नई लेखिकाएं भी हैं। इस तरीके से ये पूरा एक इस विमर्श को रखती हैं कि किस तरीके से समस्त लेखिकाएं अपने अपने समकाल को दर्ज कर रही हैं। स्त्रियों की कलम भी उसी दुख दर्द को जो समकाल में है उसी तरह से महसूस करती है, जबकि आज और उसी तरह से उनको शब्दों में बयां करने का प्रयास करती है। ये अलग बात है कि आलोचकों की या पुरुषालोचकों की दृष्टि उस पर नहीं जाती है और वो इस इन कहानियों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पर अपना वक्तव्य रखने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय हरीश राय जी, आदरणीय राकेश सिन्हा जी और प्यारी मित्र डॉक्टर सुनीता जी और स्वयं लेखिका पूनम सिंह जी। तो हम अपनी बात के लिए सबसे पहले तो हम वक्तव्य के लिए वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं और फिर इसके बाद इस पर चर्चा करते हुए मैं बीच बीच में अपनी बात रखती रहूंगी और जो वक्तव्य दे रहे हैं उनको जोड़ती रहूंगी। तो सबसे पहले मैं बहुत ही आदर के साथ बहुत सम्मान के साथ आदरणीय हरीश राय जी को आमंत्रित कर रही हूँ। उससे पहले उनका छोटा सा परिचय। कथा लेखन के क्षेत्र में आप जो है प्रतिष्ठित नाम है। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल और दहन उपन्यास, बर्फ होती नदी, इधर भी सहरा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक व महफिल कहानी संकलन है। और ये जो जिसपे मैं परिचय पढ़ रही हूँ माटी राग, ये उपन्यास तो है ही है। चलिए ठीक है, बस ठीक है। आपकी शिक्षा, भाषा और औपनिवेशिक दास्ता, भाषा नीति और लोकहित प्रकाशित हैं। कथा आलोचना की 3 किताबें, कथा एक यात्रा, कथा सानिध्य व कहानी आज प्रकाशित है। भीष्म साहनी सादगी का सौंदर्य शास्त्र व कथा कहानी एक का संपादन आपने किया हुआ है। तो बहुत ही आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ और आप इस पुस्तक पर अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बात रखने के लिए आमंत्रित किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और पूनम सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये रोशनी के दरमियान नाम की किताब का संपादन किया है। हालांकि इस किताब के संपादन में एक एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शंस वाली बात आती है सामने। एक एक्शन किया शंभुनाथ जी ने और उसका रिएक्शन के रूप में ये किताब संपादित हुई है। इससे पहले एक बात कहूँ कि सांप्रदायिकता से संबंधित और बहुत सारी किताबें कहानियों की संकलित हुई हैं और उसमें सांप्रदायिकता का समग्र परिवेश और नई पीढ़ी से लेकर पुरानी पीढ़ी तक के लोगों की कहानियां
शामिल हैं। अलग अलग संगठनों ने भी सांप्रदायिकता पर कहानी विशेष अपने किताबों का संपादन किया है। अलग उनका महत्व है, पर इस किताब का भी एक अपना अलग महत्व है। दरअसल इस किताब का प्रेरणा स्रोत, जैसा कि पूनम सिंह जी ने अपनी भूमिका में लिखा है, शंभुनाथ जी की एक टिप्पणी है। और टिप्पणी में शंभुनाथ जी ने ये कहा है, जिसका फेसबुक से टिप्पणी ली गई है। उन्होंने फेसबुक से टिप्पणी लेकर के स्वयं भी इस संकल्पना को आकार दिया और इस संकल्पना उन्होंने रची उसके अंदर। शंभुनाथ जी एक बेहद गंभीर किस्म के आलोचक हैं। उनके संपादकीय बहुत ही मैच्योर रहते हैं। समसामयिकता पर बहुत गहरी पैठ है उनकी। उसकी एक टिप्पणी को, जो पता नहीं उन्होंने किस रूप में कही थी, उसको आधार बना करके इस किताब का संपादन किया है। शंभुनाथ जी ने कहा कि आजकल स्त्री रचनाकार आमतौर पर सांप्रदायिक हिंसा को लेखन का विषय क्यों नहीं बनाती, ये उनका सवाल था। आखिर धार्मिक कट्टरता पर अधिकांश चुप क्यों है? ये एक शंभुनाथ जी की टिप्पणी थी। पहली बात तो ये मेरा ऐसा मानना है कि शंभुनाथ जी को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो एक प्रबुद्ध आलोचक के रूप में, प्रबुद्ध साहित्यकार के रूप में हैं। उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, ये टिप्पणी गले नहीं उतरती। हो सकता है कि फेसबुक में लिखते समय असावधानीवश या कुछ और कारण से टिप्पणी कर दी गई हो, लेकिन इस टिप्पणी का एक हरफ गलत है। मैं इस टिप्पणी को पूरी तरह खारिज करता हूं अपने निजी स्तर पर भी। और पूनम सिंह जी ने भी, जैसा कि आपने कहा, कि एक्शन करके बताया कि ये टिप्पणी किस हद तक गलत है। और इस किताब में जैसे उन्होंने बताया कि 16 कहानीकारों का संकलन है, और इस 16 में नासिरा शर्मा से लेकर के नए से नए स्त्री कथाकारों का ये बात है। हमारे समय में ऐसे अनेक उदाहरण और साक्ष्य मौजूद हैं जो शंभुनाथ जी की इस टिप्पणी को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले संकेत किया था कि ये एक पत्रिका अंक निकला है पूर्व कथन का, ये अपने आप में ही काफी है उनकी इस टिप्पणी को गलत साबित करने का। इस टिप्पणी में जो इंटरव्यूज हैं नासिरा शर्मा जी का और सुनीता जी का, वो जरूर पढ़ने लायक है। कहानियां तो हैं ही हैं, वो एक वैचारिक कमिटमेंट के साथ, वैचारिक गहराई के साथ एक वरिष्ठ लेखिका ने और एक हमारे आज के समकालीन लेखिका ने अपनी बात कही है। तो ये टिप्पणी उस रूप में भी खारिज हो जाती है। तो लेकिन इसका एक पक्ष है। इस किताब के दूसरा पक्ष को मैं देखता हूं कि इसी बहाने, इस टिप्पणी के बहाने एक बेहतर किताब हम लोगों को मिली है, जो इस किताब की एक बहुत बड़ी एक सार्थक भूमिका के रूप में मैं देखता हूं। मैं किताब की भूमिका में भी, क्योंकि ये किताब का जो सारा दायरा है, देखिए सामाजिक सरोकार तो बहुत बड़े सरोकार है, लेकिन किताब को केवल एक दायरे तक ही सीमित रखा है पूनम सिंह जी ने, और वो विषय है सांप्रदायिकता। हालांकि और स्त्रियों के शोषण को लेकर के, स्त्रियों के जन आंदोलन में भाग लेने के लिए, स्त्रियों के कैरियर्स को लेकर के, स्त्रियों के सामाजिक मुद्दे को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, उनके आइडियोलॉजी को लेकर के बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं जो कि सामाजिक सरोकारों में शामिल होती हैं, किस तरह समाज में अपना वजूद स्थापित कर रही हैं। वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन पूनम सिंह जी ने केवल एक सांप्रदायिकता का विषय उठाया, हालांकि जो शंभुनाथ जी ने कहा था कि सांप्रदायिकता पर क्यों नहीं नजर रखती है, तो एक उसी विषय को लेकर के इन्होंने कहा है। पूनम सिंह जी ने अपनी टिप्पणी में ये लिखा है कि किसी भी देश काल समय समाज में धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता की शिकार सबसे ज्यादा स्त्रियां होती हैं। ये पूनम सिंह जी की एक टिप्पणी है, जिससे कुछ हद तक सहमत हुआ जा सकता है, कुछ हद तक सहमत नहीं भी हुआ जा सकता। यदि हम दंगों का इतिहास देखें, तो दंगों के इतिहास में जितनी स्त्रियां घायल हुई हैं, उतने हैं पुरुष ही घायल हुए हैं। हाँ, स्त्रियों का शारीरिक शोषण, शारीरिक अत्याचार अपेक्षाकृत ज्यादा हुआ है, इस आधार पे तो ये बात कह सकते हैं। लेकिन हम टोटलिटी में जब सांप्रदायिकता की विषबेर जब समाज में फैली है, तो उसने अपनी चपेट में पुरुषों और स्त्रियों को, दोनों को समान रूप में लिया है। स्त्रियां इमोशनल रूप में ज्यादा हैं, इस हद तक तो ये टिप्पणी सही है।
अभी एक मैं किताब पढ़ रहा था विभूति नारायण राय जी की, उन्होंने पुलिस और सांप्रदायिकता को लेकर के बहुत लंबा सर्वे किया है और बहुत अच्छी किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं और उन आंकड़ों को मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब हमारा विभाजन हुआ था तब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए और जो विभाजनकालीन मानसिकता थी वो 1960 के दंगों तक आते-आते समाप्त हो गई। 1960 के बाद एक नई मानसिकता के तहत दंगे हुए और उन दंगों की जो रिपोर्ट सामने आई है, हर दंगों के बाद एक सरकार कमीशन बिठाती है और कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है। तो उस रिपोर्ट से ये बताया उन्होंने कि 3/4 मुसलमान दंगों में मारे जाते हैं और उसमें उन स्त्री पुरुष दोनों होते हैं और नष्ट हुई संपत्तियां, जो दंगों में संपत्तियां नष्ट होती हैं, उसमें 75% मुसलमानों की संपत्तियां होती हैं। और इतना ही नहीं, दंगों के जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहरा करके उन्हीं को ही गिरफ्तार किया जाता है। और ये भी उन्होंने बताया कि हिंदुओं, ये तो एक रिपोर्ट थी, लेकिन इसके समानांतर हिंदू ये मानते हैं कि मुसलमान ज्यादातर हिंसक होते हैं और जबकि मुसलमान हिंसक होते हैं, उनके परिवारों में हथियारों का जखीरा मिलता है, जबकि हिंदू पूरी तरह अहिंसक होते हैं, उनके घरों में सब्जी काटने के चाकू के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। इस तरह की रिपोर्ट्स पे उन्होंने चीजें सामने आई हैं। तो जब दंगों वाली स्थिति में तो हिंदू और मुसलमान, स्त्री और पुरुष कमोबेश, स्त्री और पुरुष कमोबेश दोनों रूप में घायल होते हैं। स्त्रियों का शारीरिक शोषण, शारीरिक अत्याचार बहुत ज्यादा हुआ है। जो मंटो ने और विभाजन संबंधी सारी कहानियां हम देखेंगे तो उसमें बहुत गहराई से उसका वर्णन किया गया है। अब ये सांप्रदायिकता जो इशू है, जो केंद्र में है, ये पैदा कैसे हो गई? ये हमारी एक सत्ता और एक व्यवस्था की देन है, जिसके वजह से सांप्रदायिक पैदा होती है। कई कहानियों में, यदि मैं इन कहानियों की पढ़ रहा था, कई कहानियों ने इस बात की पुष्टि की है कि सांप्रदायिकता एक सिस्टम के तहत पैदा होती है और उस सिस्टम को चलाने वाली एक राजनीति है जो इस तरह का माहौल पैदा करती है। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ जब संविधान बनाया गया था, उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल किया गया था। यानी धर्मनिरपेक्षता का आशय था कि एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना संविधान में की गई थी जिसमें प्रतिदिन का व्यवहार धर्म पर संचालित ना हो और राज्य अपने सभी नागरिकों की धार्मिक आस्था का सम्मान करें, उनकी धार्मिकता आस्था के भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी सम्मान करें और जो भी देश में रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस पर सभी का अधिकार हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सभी अल्पसंख्यकों का अधिकार हो उनके, और उनको नौकरियों में, व्यापार में उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। ये हमारे संविधान में दर्ज था और इन्हीं मूल्यों के तहत साहित्य भी रचा गया। जितने भी सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यास और कथा साहित्य हैं, उनके मूल्यों में यही संविधान के यही मूल्य शामिल है, धर्मनिरपेक्षता की यही अवधारणा शामिल है। और जहां जहां उन्होंने इस चीज को देखा कि ऐसा नहीं हुआ, उन रचनाकारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जो कि इस कहानियों में बहुत शिद्दत से मौजूद है। 16 कहानियां हैं पूरी तरह इस कहानी में, इस किताब में, और 16 की 16 कहानियां किसी ना किसी रूप में वो धर्मनिरपेक्षता की वकालत करती हैं और सांप्रदायिकता को खारिज करती हैं। खास बात इन कहानियों में ये है कि सांप्रदायिकता को खारिज करने में ये कहानियां प्रेम का सहारा लेती हैं। प्रेम संबंधों की बहुत गहनता और इन कहानियों में मौजूद है। जिसे एक मैं कुछ कहानियों का जरूर यहाँ जिक्र करना चाहूंगा जो मैं पढ़ी हैं। जैसे नासिरा शर्मा की कहानी है सरहद के उस पार, सरहद के इस पार। ये कहानी विभाजन को लेकर के संदर्भ में लिखी गई है और इसमें हिंदू और मुस्लिम संबंधों के बनते बिगड़ते, हिंदू और मुसलमानों के बनते बिगड़ते संबंध केंद्र में है इस कहानी में। और जिसमें एक रेहान है, एक पात्र सुरैया है। वह प्रेम करते हैं, कॉलेज के दिनों से उनका प्रेम चलता है और बाद में ये एहसास होता है कि सुरैया का विवाह
एक ऐसे अफसर से हो रहा है जो पाकिस्तान में है और सुरैया विवाह के बाद पाकिस्तान चली जाएगी। यहाँ से कहानियों में द्वंद्व शुरू होता है और नासिरा शर्मा इस द्वंद्व के साथ, प्रेम के इस द्वंद्व के साथ सैयदों और शेखों की जाति के सवालों से भी टकराती हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सवालों को जोड़ती हैं और वे इस बात को खारिज कर देती हैं, पूरी तरह खारिज कर देती हैं कि जो ये आम धारणा है, अभी भी इस धारणा है जो हमारी सांप्रदायिकता के जहन में बैठी हुई है, जो लोगों के जहन में बैठी हुई है कि मुसलमान रहते तो हिंदुस्तान में है मगर सपने पाकिस्तान में देखते हैं। तमाम संदर्भ आप देखेंगे और अभी हाल ही में आप यदि क्रिकेट मैच के संदर्भों को देखें तो ये बात और भी अब तो उग्र रूप में आ गया। आगे हम बात करेंगे सांप्रदायिकता ही नहीं, अब तो बहुत ज्यादा उग्र रूप में राष्ट्रवाद किस तरह घातक रूप में हमारे सामने आ गया, जहाँ विश्वविद्यालय के कुलपति कहते हैं कि हमें अपने यूनिवर्सिटी के गेट पर टैंक रखने चाहिए। ये सांप्रदायिकता का उग्र रूप है जो एक राष्ट्रवाद के रूप में हमारे सामने है और किस तरह कितना घातक है ये हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर। तो वो इस अवधारणा को पूरी तरह खारिज कर देते हैं कि मुसलमान रहते तो हिंदुस्तान में हैं मगर सपने पाकिस्तान के देखते हैं। नासिरा शर्मा जी सांप्रदायिकता के इस सवाल को आर्थिक पक्ष से जोड़ के देखती है जो कि मूल सवाल है। वो ये पूछना चाहती हैं, नारायण से उसके अंदर पूछते हैं कि मंदिरों की मूर्तियों को डॉलर और पाउंड में कौन बेच रहा है, मंदिरों की मूर्तियों के माध्यम से कौन लाभ कमा रहा है, जो इस कहानी का एक मूल स्वरूप में आता है। इसलिए कहानी में रेहान जो है वो एक ऐसे पात्र के रूप में आता है जो देश छोड़कर जाने की सोच का विरोध करता है, लेकिन रेहान है वह एक हिंदू लड़की को अपने 3 मुस्लिम दोस्तों से बचाता है और सारा विरोध जो है वो अंत में वो इकबाल की शायरी की किताब को जला देता है, क्योंकि आपको याद होगा इकबाल ही वो शख्स थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि पाकिस्तान का जो विचार था वो इकबाल की ही देन थी बहुत शुरू में। तो ये इस कहानी के माध्यम से नासिरा जी ने इस तरह की सांप्रदायिकता को, विभाजन के बाद की सांप्रदायिकता का टोटली विरोध कर दिया है। ये एक विभाजन के बाद के संदर्भ में थे, लेकिन जब हम उसी संदर्भ को और देखें और आगे ले जाएं कि हमारे यहाँ सांप्रदायिकता किस तरह विकसित हुई। एक तो ये था कि विभाजन के बाद सांप्रदायिकता खत्म नहीं हुई, वो आज भी जारी है, अनेक रूपों में जारी है और वो उसके अलग अलग रूप इन कहानियों में भी मौजूद है और इस किताब के सिवाय अन्य कहानियों में भी मौजूद है। मैं इस संदर्भ में एक कहानी का जिक्र करूंगा, प्रज्ञा की कहानी, स्याह घेरे कहानी का है। ये बहुत ही एक वैचारिक रूप में मैं इस कहानी को एक परिपक्व कहानी कहूंगा और यदि शंभुनाथ जी इस कहानी को पढ़ी हो यदि कहीं, तो शायद वो इस तरह की टिप्पणी ना करते जो उन्होंने ये टिप्पणी की है। प्रज्ञा ने बताया है इस कहानी के माध्यम से कि हमारा समाज किस तरह बदल चुका है और संप्रदायवादी ताकतें अपने विचारों को फैलाने में और समाज में उसकी स्वीकृति दिलाने में क्या क्या करती है। हम पिछले 10-11 सालों का अपना परिवेश देखें तो एक नहीं हजार संदर्भ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमारे सामने गुजरते हैं कि फांसीवादी ताकतें अपने विचारों को फैलाने के लिए क्या क्या कर रही हैं और उन विचारों को मनवाने के लिए क्या क्या कर रही हैं। ये बहुत ही दुखद समय है जिसके दौर से हम गुजर रहे हैं। प्रज्ञा ने बहुत ही रचनात्मकता के साथ इस बात को भी इस कहानी में दर्ज किया है कि असहमति के विचार को किस तरह दबा दिया जाता है। कहानी में मतलब कोई असहमति नहीं होगी, आप एक नहीं हजार, मैंने कहा ना अभी सोनम वांगचुक का उदाहरण हमारे सामने है कि जहां भी आप असहमति हुई वो आप गायब हो जाएंगे। तो मैंने कहा जिसने नजर उठाई वह शख्स गुम हुआ, दुष्यंत कह गए थे। तो वो स्थिति यहाँ हमारे सामने आज हम देख रहे हैं। प्रज्ञा ने कहानी में एक महिला पत्रकार का चरित्र रखा है जो अपने समय को एक वैज्ञानिक नजर से देखती है और उसकी आवाज को दबाने के लिए क्या क्या उपक्रम किए गए वो कहानी में भी शामिल होते हैं, दर्ज हुए हैं कि उसी कार का शीशा तोड़ दिया गया, उसके घरों में काला रंग पोत दिया गया और ये जो काला रंग, जो स्याह हाशिए हैं, ये उस व्यवस्था के प्रतीक बन जाते हैं जो अपना कोई भी विरोधी विचार नहीं सुन सकती। लेकिन एक ये स्थिति है, लेकिन रचनात्मक स्तर पर प्रज्ञा ने एक सकारात्मक चरित्र खड़े किए हैं, 2 चरित्र खड़े किए हैं उस महिला पत्रकार के साथ। एक विनय है और एक
पल्लवी है। और कई सारे हिंदूवादी संदर्भ से गुजरती हुई कहानी, ऐसे संदर्भ हैं जिसमें हिंदूवादियों द्वारा कॉल गर्ल्स का रैकेट चलाना, विनय की पत्नी का विरोध करना, विनय और अपनी पत्नी की बात को ना मान करके विनय का महिला के समर्थन में खड़ा होना, ऐसे संदर्भों से गुजरते हुए प्रज्ञा उन हिंदूवादी ताकतों का बहुत साहस के साथ विरोध करती है। आज के समय में इस तरह की साहसपूर्ण कहानी लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती करती है और अपने विरोध की आवाज को भी बुलंद करती है, और ये विश्वास दिलाती है कि यदि हम इस व्यवस्था के खिलाफ, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़े होंगे तो लोग भी हमारे साथ आएंगे। ये स्याह घेरे कहानी इस अंत में मैं इसको आज में समय की एक बड़ी कहानी मानता हूँ। इसी तरह हालांकि उर्मिला शिरीष जी की कहानी है। इस कहानी को पढ़ते हुए उर्मिला शिरीष जी हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं। इस कहानी में उन्होंने इतने सारे संदर्भ डाल दिए, यदि वो संदर्भ को थोड़ा छोटा करते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन फिर भी बहुत संवेदनशीलता के साथ उन्होंने एक हिंदू लड़की गरिमा और मुस्लिम लड़के जफर की प्रेम कथा को दर्शाया है, और उस प्रेम कथा के माध्यम से इस व्यवस्था का विरोध किया है जो लव जिहाद जैसे मुद्दों को उठाती है और उसके माध्यम से समाज में एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करती है। यानी एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के का प्रेम है कहानी में उन दोनों परिवारों का विरोध है, दोनों का घरों से भाग जाना है, उनके भाग जाने से हिंदू मुस्लिम लड़की और मुसलमान लड़के के प्रेम के कारण समाज में उपद्रव होना है, FIR लॉन्च होना है, मुस्लिम लड़के की जेल को डालना है, न्यायालय में कोर्ट में विवाह होना है, और फिर इन दोनों से गुजरते हुए एक आशावाद के रूप में कहानी खत्म होती है। और उर्मिला शिरीष ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुसलमान सौहार्दपूर्वक हमारे समय में रह सकते हैं, और यही हमारी साझा संस्कृति है। इस कहानी की खासियत यही है कि वे हमारी साझा संस्कृति को जोर देते हुए हिंदू और मुसलमानों को साथ रहने की वकालत करते हैं। कहीं इस कहानी में अतरंजना भी हो गई है, थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा फिल्मी टच भी इस कहानी में मुझे लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कहानी को एक बेहतर संदेश देती है, कोई सार्थक संदेश देती है, तो वो चीजें भी स्वीकार्य होती हैं समाज में, क्योंकि उसका जो संदेश है वो बहुत बड़ा संदेश होता है। इसी तरह वंदना राग जो मैंने अभी जिक्र किया कि सांप्रदायिकता के दौरान स्त्रियों का शोषण बहुत ज्यादा हुआ। निश्चित रूप में पुरुष भी घायल हुए, लेकिन बेइंतहा शोषण, बल्कि क्रूरतापूर्वक उनसे व्यवहार किया गया। वंदना राग अपनी इस कहानी में ये साबित करते हैं। नज्जो इसकी एक पात्र है, और वो नज्जो अपनी माँ से सवाल करती है एक चित्र को देख करके, ये तस्वीर किसकी है, लेकिन वो बच्चों को क्या समझाए कि सांप्रदायिकता क्या चीज होती है, दंगे क्या चीज होते हैं, और दंगे किसी स्कूल की देन नहीं होती। मतलब नज्जो और सच्चिदानंद इन दोनों की प्रेम कथाओं के बीच से गुजरती हुई कहानी, फिर इसके अंदर भी बहुत लंबे प्रसंग हैं। पार्षद का प्रसंग आता है, राममोहन का प्रसंग आता है, एक हिंदूवादी सोच सामने आती है, और उसके शारीरिक शोषण लगातार होता है, और वो सवाल ये करती हैं कि ये शोषण कब तक होता रहेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, और उस जो वंदना जी उठाती हैं और उस क्रूर और पाशविक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती हैं, और एक चेतना भी फैलाती हैं स्त्रियों के पक्ष में। स्त्रियों को एक आगाह भी करती हैं कि हमें खुद ही अपने लिए लड़ना होगा, खुद ही अपने लिए तैयार होना होगा। कविता जी ने भी बहुत ही सूक्ष्मता के साथ और एक संवेदना के साथ, बहुत ही सूक्ष्म है कहानी कविता जी की, कहीं लाउड नहीं होती, बहुत गहराई में कहानी चलती है। फिर आएंगे कबूतर, पूरा बहुत विस्तार से एक सवाल के साथ कहानी खत्म होती है कि हम क्यों नहीं समझ पाते कि आग में जलने वाले वो घर हमारे ही होंगे, जो आग लगी है वो घर दोनों के होंगे। कविता जी इस कहानी में ये संदेश बनाने की कोशिश करती है। फिर पूनम सिंह जी ने भी अपनी कहानी कबीर में प्रेम के ही संदर्भ को लिया है, और ये बताने का प्रयास किया है कि आज हमारा समय कितना हिंसक और क्रूर है। जो बात प्रज्ञा जी ने कही अपने समय का हिंसक और क्रूर होना, पूनम जी भी अपने कहानी में अपने समय को हिंसक और क्रूर होती है। पूनम जी इसको एकदम अपडेट करती हैं, एकदम अद्यतन बनाती हैं न्यू नॉर्मल्स के माध्यम से। वो बताती हैं कि ये हमारा
देश जो है नया होना नहीं है। हमारे देश तो अलग अलग रंगों से मिलकर बना है, लेकिन सत्ता की सनक उसको एक रंग में रंगना चाहती है। जो एक हम हमेशा से हम लोग मानते आ रहे हैं कि बहुलतावादी संस्कृति ही इस देश को बचाए रखेगी। पूनम जी अपनी इस कहानी के माध्यम से इसी तरह इसको भी स्थापित करती हैं। इसी तरह वंदना गुप्ता, एकदम समकालीन कहानी है वंदना गुप्ता की, आश्वस्ति। आप देखेंगे आज जो हमारे समय में हो रहा है, वंदना गुप्ता ने उसको रचनात्मक स्तर पर दर्ज कर दिया अपनी इस कहानी में। बाबाओं का आतंक, आतंक ही मैं कहूंगा, यानी बाबावाद किस तरह फैल फूल गया, मठों में क्या हो रहा है स्त्रियों के साथ, मठाधीश किस तरह काम कर रहे हैं, कितने बाबाओं पर केस चल रहे हैं, कितने बाबा जेल में गए हुए हैं और कितने बाबा फरार हैं। यदि हम अपने इस समय पर नजर डालें और फिर इस कहानी को देखें तो हमें इस कहानी की प्रासंगिकता समझ में आएगी, कितनी प्रासंगिक कहानी है कि जिलियन का मतलब रिचिन जो है कहानी के पात्र, रिचिन अपने वजूद के लिए जिलियन और उसके मठ से विद्रोह करती है। जो बात वंदना जी ने कही, जो बात पूनम जी ने कही, कविता जी ने कही कि अपने समय के खिलाफ उठ खड़े होना, अपने वजूद के लिए अपने आप को मजबूत बनाना, वही बात वंदना गुप्ता जी कहती हैं कि जिलियन उसके मठ में विद्रोह खड़े करते हैं और स्त्रियों के संघर्ष की एक नई मिसाल हमारे सामने पेश करती हैं। इस तरह और भी सभी कहानियों हैं, यदि सब कहानियों का वर्णन करना फिलहाल संभव नहीं हो पाएगा। कुछ कहानियां जो जरूर मैंने आपके सामने रखी, लेकिन इस किताब को पढ़ने के साथ मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पूरी स्त्रियां, मतलब आजकल स्त्री लेखन अपने समय को पूरे एक वैज्ञानिक समझ के साथ दर्ज कर रहा है और हमारे स्त्री लेखन की कहानियां बड़े सरोकार वाली कहानियां हैं। मैं ये कहूँगा आप इस संकलन की कहानियां, ये तो आपने पुरानी कहानियां दी हैं, वो यदि आप इस संकलन की कहानियां पढ़ें जो एकदम अभी आज के संदर्भ में लिखी जा रही है, मेरे ख्याल इनका लेखन काल पिछले साल भर का ही होगा, तो उनको पता चलेगा कि ये कितने बड़े सरोकारों के साथ एक बड़े परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक समझ के साथ, संवेदना के साथ स्त्रियां अपने इसमें कहानियां लिख रही हैं और पुरुष सत्तात्मक समाज के खिलाफ अपनी आवाज को भी बुलंद कर रही हैं। दूसरी तरफ केवल विद्रोह ही नहीं है इन कहानियों की, जो मैं स्त्री लेखन को इस रूप में देखता हूँ कि केवल पुरुष सत्ता का विरोध करना या समय का क्रूर चित्रण कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि स्त्री लेखन को यदि और गहराई से देखें तो मुझे लगता है कि वो उनकी लेखन में, उनकी कहानियों में एक बेहतर दुनिया के स्वप्न शामिल है और इसलिए आज का स्त्री का लेखन एक बेहतर दुनिया के सपनों को सामने ला रहा है और अपने समय के सरोकारों को बहुत गहराई से सामने रख रहा है और ये हमारे स्त्री रचनाकारों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ा काम किया है पूनम सिंह जी ने ये किताब संपादित करके, निश्चित में बधाई के पात्र हैं। मेरा एक सुझाव है इस अवसर पर, यदि संभव हो, यदि आपके अनुकूल हो और सारी व्यवस्थाएं हो, प्रकाशक भी हो और लेखक भी हो और आपके पास समय भी हो और आपकी मेहनत भी हो, तो एक आप बड़े मतलब इस समय 4 पीढ़ियां कहानीकारों में सक्रिय हैं और उन चारों पीढ़ियों की कहानियों को इसके शामिल करते हुए एक किताब का संपादन करें। इसमें जब मैं देख रहा था इस किताब में, तो हालांकि आपने भूमिका में थोड़ा सा लिया, जब हम पूरे स्त्री लेखन की बात करते हैं तो कई महत्वपूर्ण स्त्री कथाकार इस किताब में शामिल नहीं है। आपने भूमिका में उन नामों का जिक्र किया है उनके अंदर। नमिता सिंह जी ने मेरे ख्याल से सबसे अधिक सांप्रदायिकता पर लिखा है तमाम स्त्री लेखनों में। नमिता जी ने बहुत ज्यादा लिखा है। उनका उपन्यास है लेडीज क्लब, अलीगढ़ मुस्लिम दंगों को लेकर के लिखा गया। तो यदि आपके पास समय हो, प्रकाशक अवेलेबल हो, तो आप चारों पीढ़ियों की महिला कथाकारों को, आप नासिरा शर्मा से शुरू करके सुनीता जी तक आए हैं और भी आगे नई उम्र की जो लड़कियां लिख रही हैं, उनको शामिल करते हुए एक बड़ी किताब तैयार करें, तो आप एक स्त्री लेखन के लिए एक सार्थक काम कर जाएंगे। फिर भी आपने जो किया, ये उपलब्धि है आपके लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत आभार सर, आपने बहुत ही गंभीरता से और गहनता से एक एक कहानी को खोला और उनके बारे में बताया, जो बहुत अच्छा सूत्र भी दिया कि 4 पीढ़ी की कथाकारों को किस तरह से लेकर के इस गंभीर विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपके कथन में या आपके वक्तव्य में जो चीज मैंने पकड़ी वो ये है कि स्त्रियां केवल सांप्रदायिकता के खिलाफ ही नहीं लिखती, बल्कि एक बेहतर दुनिया का स्वप्न देखती है और उस दुनिया को साकार करने का पूरा प्रयास भी करती है, चाहे वो घर के स्तर पे हो, चाहे वो बाहर के स्तर पे हो। और स्त्रियों पे ये कहना कि वो उनका लेखन जो है वो केवल रसोई तक सीमित है, ये एक तरह से उनकी प्रतिभा को का मूल्यांकन नहीं करना है, क्योंकि आज स्त्रियां जब विमान भी उड़ा रही हैं, जब प्रयोगशालाओं में काम कर रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं। अभी मैंने कमला जी की कहानियां पढ़ी, उन्होंने न्यूयॉर्क में वो रिसर्च में काम करती हैं, रिसर्च वर्क है उनका, और उन्होंने इतनी सुंदर शब्दावली रिसर्च की लिखी है कहानियों में। तो कितना कुछ विशद है, कितना कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, ढूंढने की आवश्यकता है, और हमारे आलोचक ढूंढ रहे हैं। और अगर उनसे कुछ छूट रहा है तो ये कार्यक्रम उनको वो ढूंढने की दिशा भी देगा। तो आगे मैं वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय राकेश रेणु जी को, उनका छोटा सा परिचय देते हुए। आदरणीय राकेश रेणु जी वैज्ञानिक चेतना, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिकता और समता के पक्षधर कवि हैं। और आपका जन्म 17 अगस्त 1963 को सीतामढ़ी बिहार में हुआ था। आपके अब तक 3 कविता संग्रह रोजना बचा 1994 में, इसी से बचा जीवन और नए मगर प्रकाशित हैं। आपकी चयनित कविताओं का संग्रह कविता नई सदी श्रृंखला के तहत शीघ्र प्रकाश्य है। आपकी कुछ कविताओं का अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आप पिछले 3 दशक से अधिक समय तक से साहित्यिक पत्रकारिता करते रहे हैं। आपने समकालीन परिभाषा और आजकल सहित 6 पत्रिकाओं का संपादन किया है। आपने अब तक 7 पुस्तकों का संपादन किया है। साहित्य के नामवर, सोबती की सोहबत में, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास, समकालीन हिंदी कहानियां, 100 वर्ष बाद छायावाद, समकालीन मैथिली साहित्य और यादों के झरोखे। कविता के अलावा आपने विपुल वैचारिक और आलोचनात्मक लेखन भी किया है। रोटी का गद्य वैचारिक लेखों का पहला संग्रह है और कवि का छाता नाम से आलोचना परक लेखों का दूसरा संग्रह शीघ्र प्रकाश्य है। आपको अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें रुक्मणी देवी सम्मान, ज्ञान मीडिया सम्मान, साहित्य संस्कृति सम्मान आदि शामिल हैं। तो बहुत ही आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और इस पुस्तक पे अपने विचार रखिए। धन्यवाद वंदना जी, आपका और आपका जो ये मंच है, अटूट मंच, अटूट बंधन, इन दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस काबिल समझा। हालांकि मैं कविताएं लिखता हूँ और बार बार मुझे कहानियों पर बोलने के लिए कहा जाता है, बहुत धर्म संकट होता है। कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीद पर खरा उतरूं। पूनम सिंह जी से पुराना परिचय है, उनसे इस किताब के बारे में कई बार बात हुई है और मुझे याद है कि जनवरी महीने में इसी साल शंभुनाथ जी ने वो पोस्ट लिखा था जिसकी प्रतिक्रिया में किताब आई है। और जब ये किताब आई तो मैंने दोबारा उनकी पोस्ट खोज निकाली जहाँ पे ये उन्होंने लिखा था कि स्त्रियों को धर्मांधता और सांप्रदायिकता पर भी, सांप्रदायिक हिंसा पर भी लिखना चाहिए, वो नहीं लिख रही हैं। बहुत सारी प्रतिक्रिया आई, वो आना स्वाभाविक था क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं। अभी हरीश राय जी ने कहा कि एक पूरी किताब, और मैंने पूनम जी को पहले ये कहा था कि एक पूरी किताब, 1 या 2 और किताबें आ सकती हैं, इतनी सामग्री स्त्री कथाकारों द्वारा लिखी जा चुकी है। तो जाहिर है कि एक भले शंभुनाथ जी प्रतिष्ठित आलोचक, चिंतक हैं, संपादक हैं, लेकिन उनके इस कथन से और उनके एक आध और कथन से लगता है जैसे उनकी पकड़ समकालीन लेखन से छूटती जा रही है, समकालीन वैचारिकता से भी छूटती जा रही है। अभी महीने भर पहले या महीने के भीतर उन्होंने अरुंधति राय की किताब के कवर को लेकर के पोस्ट लिखा, उसको लेकर के भी काफी विवाद और आपत्ति हुई। हम जानते हैं कि आधी सदी पहले निराला जी की तस्वीर आई बीड़ी पीते हुए। अवान्तर नहीं है ये, मैं उससे आगे बताऊंगा क्यों अवान्तर नहीं है।
मुक्तिबोध की बीड़ी पीते हुए तस्वीर आम है, और ये दोनों तस्वीरें खूब छपती रही, बार बार छपती रही, आज भी छपती हैं। तमाम दूसरे लेखक हैं ये, लेकिन इन दोनों का कद इतना बड़ा है, इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को दिशा दी है इन दोनों ने, इसलिए इन दोनों की ही चर्चा करें। मुक्तिबोध रचनावली पर जो कवर पर फोटो है, उनकी बीड़ी पीते हुए तस्वीर है। बहुत सारे साहित्यकार मिलेंगे जिनके घरों में मुक्तिबोध की वही तस्वीर टंगी होती है, खुद मेरे घर में है। तो ऐसा क्यों है, और क्यों हम बीड़ी पीने को, अगर एक पुरुष बीड़ी पी रहा है तो स्वीकार्य है भारतीय समाज में, हिंदी समाज में, एक स्त्री पी रही है तो अस्वीकार्य है। क्या बीड़ी पीना गलत है या स्त्री का बीड़ी पीना गलत है? शंभुनाथ जी ने ये भी लिखा कि वो उससे आगे की पीढ़ियां दिशा दिग्भ्रमित होंगी, उनको गलत रास्ता बताया जा रहा है, आदि आदि। तो ये मुझे लगता है बीड़ी अपने आप में आखिरकार मुक्तिबोध की बीड़ी पीते हुए तस्वीर क्यों वायरल हुई, आखिरकार निराला की तस्वीर क्यों वायरल हुई और जमाने से बार बार छपती आई है, क्यों? क्योंकि वो एक मेटाफर है। हम उस मेटाफर को अगर नहीं समझेंगे, वो शमशील जो तबका है, उनके पास सिगार नहीं है, उनके पास कीमती शराब नहीं है, उनके पास वही बीड़ी और तंबाकू है, ये उसका प्रतीक है। तो यानी आप शमशीलों के समाज से नहीं जोड़ पा रहे हैं खुद को। और यदि कोई स्त्री बीड़ी पी रही है तो यह उसकी मुक्ति का भी प्रतीक हो सकता है। उस नजरिए से देखें तो वो दोनों ही पोस्ट, मुझे बीच में और भी चीजें रही होंगी, प्रसंगवश मैंने इन दोनों को जोड़ा। दोनों ही चीजें मुझे लगी कि ये स्त्री विरोधी पोस्ट हैं दोनों, और शायद बगैर पढ़े लिखा जा रहा है, शायद बगैर सोचे लिखा जा रहा है, ये चीज आती है। लेकिन पूनम सिंह की ये खासियत है, उन्होंने उस आलोचना, बहुत सारे उस पोस्ट पर बहुत सारी महिलाओं ने, आज की समकालीन लगभग तमाम, सुनीता जी ने देखा होगा, तमाम महिलाओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उससे असहमति जताई थी। पूनम जी ने उसे बहुत ही रचनात्मक रूप से लिया और यह तय किया कि उसके प्रतिकार में या उसके जवाब में एक पुस्तक संपादित करेंगी। और देखिए कि ये मुझे खूब याद है, 2 जनवरी का पोस्ट था पहला, जब बहुत सारे लोगों ने आपत्ति की, बहुत सारी महिलाओं ने आपत्ति की, लेखिकाओं ने, तो उन्होंने 3 या 4 तारीख को एक दूसरा पोस्ट भी लिखा जिसमें सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद और हिंसा के क्षेत्र का उन्होंने अपनी बात को काटा नहीं या उसे वापस नहीं लिया, उन्होंने उसके क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ कर्म कांड है, जो दूसरे तरह की जो रूढ़ियां हैं स्त्रियां, उनके उन पर नहीं लिख रही हैं। और पुनः आप हरीश राय जी शायद इसको देखना, ये इंगित करना भूल गए थे। मुझे लगता है पूनम जी ने उन सब विषयों को शामिल किया है इन कहानियों में। यहाँ जो संकलित 16 कहानियां हैं, पहली कहानी जाहिर है वो नासिरा जी की कहानी है, और नासिरा जी कुल तो यहाँ इसमें 4 पीढ़ी मुझे दिखती है, 4 पीढ़ियों की स्त्री कथाकार हैं जो इसमें शामिल है। और सबकी सबका जो सबके के जो रुझान है वो अलग है, और जो विषय लिए हैं केवल वो सांप्रदायिकता नहीं है, कईयों ने दूसरे विषय लिए हैं। तो अभी अभी बात कर रहे थे हरीश जी नासिरा जी की ख्याति, मकबूलियत उनकी यूं नहीं है, वो ये उनकी कहानी में आपने इंगित किया कि वहां पर आर्थिक विषय है। जो नायक है रेहान स्मार्ट है, और अपने मोहल्ले की एक लड़की से उसका प्रेम संबंध होता है। लड़की, अब देखिए कि वहां केवल ये सांप्रदायिकता की कहानी नहीं है, उसमें इतनी चीजें गुथी हुई हैं उस कहानी में, इसलिए वो नासिरा जी जैसे कथाकार को हम यूं याद करते हैं। वो चीजें क्या हैं कि जो हिंदू समाज है उसकी तरह मुस्लिम समाज में भी ऊंच नीच और जातीयता है। वो जो लड़की है वो सैयद परिवार की है, लड़का रेहान उसके बराबर का नहीं है। परिवार वाले शायद कर लेते फिर भी शादी, लेकिन वो बेरोजगार है। तो ये जो महेश राय जी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं कि वहाँ आर्थिक पक्ष है सबसे, और उस फिर उसकी शादी तय होती है एक पाकिस्तान के एक अधिकारी से। सरहद के इस पार जो शीर्षक है उसका औचित्य केवल इतना है कि नायिका की शादी पाकिस्तान में तय हुई है, होने जा रही है।
और उस खबर से रेहान बावला हो गया है, पागलपन की हद तक। अनाप शनाप हिंदुओं को और दूसरे लोगों को बोलता रहता है। लेकिन जब दंगा फैलता है तो जो समाज के भीतर और जो हमारे भीतर मनुष्यता है, जो जो समरसता का भाव है, वो अचानक उभर कर सामने आता है। वो मोहल्ले भर से इकबाल के अल्लामा इकबाल के दीवान इकट्ठा करता है और उनकी होली जलाता है अपने मोहल्ले में सड़क पर, यह कहते हुए कि विभाजन की जो बात करता है या समर्थन करता है, वैसी शायरी हमें नहीं चाहिए। इसे इसे कोयला बना देना है, यानी राख बना देना है, और वो सबको जला देता है। उसी मोहल्ले में के कुछ मुस्लिम छोकरे जब एक लड़की का अपहरण करके ले आते हैं और उसे इसकी जानकारी होती है, तो वो कूद पड़ता है, 3-3 लड़कों से अकेले भिड़ता है और भिड़ करके उस लड़की को, जहां कर्फ्यू लगा है जिस मोहल्ले में, पुलिस का गश्त है, वहां छप्पर पर छुपते छुपते उस लड़की को लेकर उसे घर तक पहुंचाता है, अपनी जान की परवाह न करके। और इस प्रक्रिया में सुबह हो जाती है, वो सुबह लौटता है। तो वो जो समय, ये जो कई बहुस्तरीयता है, वो नासिरा जी की खूबी है। वो इस कहानी को वो वरिष्ठ हैं इसलिए सबसे पहले हैं, ऐसे भी वो ये एक श्रेष्ठ कहानी है। मैंने कहा कि केवल धार्मिक विषय नहीं है यहाँ पर, उस पर आता हूँ मैं, क्रमवार सब कहानियों पर आता हूँ। तो नासिरा जी के बाद जो दूसरी कहानी मुझे हॉन्ट करने वाली लगी, वो गीताश्री कहानी है। गीताश्री कहानी का उल्लेख नहीं हुआ। ये कहानी बहुत ही शमशान वैराग्य शीर्षक है इसका। बहुत ही सरल भाषा है, बहुत सीधी सादी कहानी है। आप अगर इसमें रचाव पर कोई जोर नहीं है, इसमें कहानी में नयापन लाने या कथन शैली से प्रभाव उत्पन्न करने की कोई कोशिश नहीं है। अगर इसमें कथाकार का साहस ना होता अपनी बात कहने का, वह कथ्य कहने का जो कह रही है, तो ये कहानी कहीं नहीं होती, रचना के स्तर पर कहीं नहीं होती। लेकिन वो साहस है। साहस क्या है? जो आमतौर पर बड़े बड़े प्रगतिशील और जनवादी लोग वो साहस नहीं दिखा पाते हैं। अगर घर में किसी की मृत्यु हुई हो तो फिर वो सारी कर्मकांडी परंपराएं अपना ली जाती हैं, और कोई टोके कहे तो कहा जाता है कि मृतक की इच्छा थी या परिवार की इच्छा थी, घर समाज से कैसे बाहर जा सकते हैं आदि। गीताश्री वहां पर खड़ी होती है, एक आधुनिक लड़की जो अपने शहर में अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। बाद में वह उससे विवाह करती है, दोनों की जातियां अलग हैं। सासू माँ उसे स्वीकार नहीं करती, उस पर ताने कसती रहती हैं। ससुर के मृत्यु पर वो अपने घर जाती है, वहां गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा है। वो बहुत असहज है, कई दिनों तक यह पाठ होना है, चलता है। एक दिन उसमें पति के साथ, यदि पति की मृत्यु हुई हो तो पत्नी के सती हो जाने का प्रसंग आता है, और उस प्रसंग पर वो विफर पड़ती है। यहाँ पर चूंकि कह सकते हैं कि चूंकि पत्नी के सती होने का प्रसंग है, इसलिए उसकी सासू माँ, यानी उसकी सासू माँ के सती होने का प्रसंग है, तो वो भी उसका साथ देती है, कहती है, विरोध नहीं करती, लेकिन कहती है जला दो मुझे, जो ये करो वो करो, मतलब एक तरीके से प्रलाप करती हैं, और उससे उसको बल मिलता है। फिर वो जो पोंगा पंडित आदि पाठ कर रहे हैं, जो अब तक अपनी बात मनवा रहे थे हर तरीके से, और उसका पति माता और पिता के प्रेम में वो सब किए जा रहा था जो अन्यथा वो नहीं करता, उसके खिलाफ खड़ा होता है। तो ये उसकी सफलता है। हम केवल हिंदू मुसलमान करते हैं, बाहर से कई कहानियां ऐसी हैं जिन्हें अच्छी कही जाती हैं, कही कहा गया है, अभी भी कहा है, लेकिन मुझे लगता है उनका जमीन से नाता कट गया है। उर्मिला शिरीष की कहानी है, और मुझे तो लगता है वो आज की कहानी ही नहीं है। लेखिका आज के समाज में नहीं रहती, वो किसी और समाज की बात कर रही है, वो एक सुनी सुनाई बात कर रही है। पता नहीं कैसे, हरीश राय जी के प्रति बहुत सम्मान है, क्षमा मांगते हुए मैं कहूंगा कि मुझे तो बिल्कुल वो आज की कहानी नहीं लगती। आज की कहानी मुझे लगती है किरण से ही,
समाज में इतनी दुर्भिसंधियां हैं, इतने स्तरों पर आपको चीजों को झेलना पड़ रहा है, और इसमें इतनी इतने सूक्ष्म स्तर पर मार काट है, एक दूसरे को नीचा दिखाने, काटने, अपनी चीज अपना बढ़ाने की प्रवृत्ति है। उसमें सीधी सारी सरल कहानी, जो मैंने गीता के लिए कहा कि वो कहानी कहानी नहीं रह जाती अगर यह साहस नहीं होता, तो उस तरह की कहानी नहीं चलेगी, फिर वो भाषा भी नहीं चलेगी। बहुत तत्सम भाषा लेकर के आप कैसी कहानी लिख पाएंगे? वो भाषा नहीं चली। वो भाषा किसी खास वर्ग को या विचार को स्वीकार्य हो, हमें तो स्वीकार्य नहीं है। किरण सिंह की कहानी में वही स्त्री पक्ष भी है। एक स्त्री जिसका शोषण होता रहा है, जिसे कलारीन कहा जाता रहा, वो कैसे खड़ी होती है अपने हक के लिए। और अब जो सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसने उसे रख रखा है, उसकी पत्नी का जो शोषण होता है, उसे बचाने की क्या चेष्टा करती है। यह आज की जो कहिए कि आधुनिक सोच वाली आत्मचेतस स्त्री है, ये उसकी वानगी है। मुझे ऐसी कहानियां, भले उसमें सांप्रदायिकता न हो, फिर वो कहानियां अच्छी लगती हैं। और वो विस्तार होना चाहिए। केवल 16 की 16 कहानियां सांप्रदायिक, जब कहानियों को अपने अनुभव से शक्ति लेना होगा। वही कहानियां कमजोर हैं जिनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा खास। वही कहानियां कमजोर हैं जहां पे अनुभव नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं और लिख दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है गीताश्री की कहानी हो या नासिरा जी की कहानी हो या किरण सिंह की कहानी हो, ये अपने अनुभव से शक्ति लेती हैं, उसे एक दिशा देती हैं, एक दृष्टि देती हैं, और इसलिए वो मजबूत हो जाती है। इसी तरीके से वंदना राग की कहानी है। वंदना राग की कहानी और प्रतीक्षा की कहानी, ये दो कहानियां मुझे लगता है इस संकलन की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, ट्रीटमेंट के स्तर पर और कंटेंट के स्तर पर, दोनों पर। प्रतीक्षा ने एक ऐसे समाज को उठाया है, जरूर वो आदिवासी समाज में रही होंगी, जहां धर्मांतरण की समस्या है, बहुत हद तक आगे बढ़कर जहां पादरी आपकी मदद करते हैं, आपको आधुनिक और शिक्षित बनाने में मदद करते हैं, वहां भी उनकी एक सीमा है, उस सीमा से आगे वो नहीं जा सकते, नहीं ले जा सकते। इसे रेखांकित किया गया है। जहां जो आज का स्वाधीन भारत का जो राजकाज है, जो शासन है, वहां पर आदिवासी नक्सली है, उसकी आकांक्षाएं नहीं है, उसकी निरंतर उपेक्षा होती है। गांव के गांव उजाड़ दिए जाते हैं, लोग सजा दी जाती है। उसमें जो कोई पढ़ लिख गया, तो अपने गांव में, जैसे हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में हर जगह है, जो वहां पर भगत हैं, वो उनका दोहन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति से खाने के नहीं है, उसे कहते हैं 10 मुर्गियां लाओ, उनकी बलि दी जाएगी तो इसका भूत उतरेगा या इसकी बीमारी दूर होगी। तो उन सब चीजों को बहुत सूक्ष्म, और वो कहानी कई स्तरों पर चलती है, उसका ट्रीटमेंट भी अद्भुत है प्रतीक्षा की कहानी का। वंदना राग की जो कहानी है, यूटोपिया, प्रतीक्षा की कहानी है शाहरुख शाहरुख कैसे और शाहरुख। तो ये जो यूटोपिया कहानी है, ये निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज, नासिरा जी के यहाँ भी है, अन्य कहानियों में भी है, वो यहाँ भी है, वंदना राग के यहाँ भी वो है। लेकिन उसकी सूक्ष्मताएं जो पकड़ते हैं, हिंदू निम्न वर्गीय परिवार की सूक्ष्मता, उसके समाज मोहल्ले की सूक्ष्मता, और मुस्लिम मध्यवर्गीय परिवार की सूक्ष्मता, इतनी सटीक तरीके से उसको पकड़ती हैं। और एक छोटे छोटे बच्चे जो तीसरी चौथी जमात में, 5-7 साल 8 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चे आपस में खेल रहे हैं, उसमें धर्म या जाति का कोई भेद नहीं है। वहां से कैसे एक मासूम अच्युतानंद गोसाई को मजहबी बना दिया जाता है, कैसे उसका दिमाग बदल दिया जाता है, धीरे धीरे मजहबी और हत्यारा और बलात्कारी में बदल दिया जाता है। और कैसे उसी मोहल्ले में जो नमाज न कहें, जिसको कुरान पढ़ाने सिखाने वाले मौलवी हैं, वो कैसे मुस्लिम परिवारों को
अल्प शिक्षित या अशिक्षित परिवार हैं, उन्हें संकीर्णताएं सिखाते हैं। दोनों ही चीजें आती हैं, बड़ी सूक्ष्म, बड़ी डिटेल के साथ आती हैं। यह डिटेल जो इन दोनों कहानियों में है, वंदना राग के यहाँ और प्रतीक्षा के यहाँ, वो डिटेल उनकी खासियत है। और दोनों डिटेल ऐसे हैं कि बगैर उस समाज में बैठे प्राप्ति नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूँ। और वो गोसाई जो है, चिदानंद गोसाई, यह होता है कि बचपन में जिससे वो पसंद करता था, जिस लड़की को, उसका बलात्कारी और हत्यारा हो जाता है। तो ये एक तरह से कही कहानी जो मानवीय संवेदनाओं का जो क्षरण है, या उसे जो खाक किया गया है। और ये कहानी कहीं अतीत में किसी दूसरी दुनिया में हमें नहीं ले जाती, ये आज की कहानी है, पिछले कुछ वर्षों की, पिछले 11-12 वर्षों की कहानी। उसमें कहीं कोई भूमिका नहीं, कहीं से पीछे नहीं ले जाया जाता। वो ठीक सीधे सीधे आज जो समाज में बदलाव आया है, ये उसे पकड़ती है, दोनों ही कहानियां। यही उसकी शक्ति है। तो इस तरह की चीजें बाकी कहानियां हैं इसमें। अपने वंदना गुप्ता की कहानी है, ये कहानी भी बहुत अच्छी है वंदना गुप्ता की कहानी में। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा गीताश्री की कहानी में भी थोड़ी और गहराई हो सकती थी। वंदना गुप्ता चूंकि पूर्वोत्तर में कहीं रहती हैं, तो वो वहाँ जो बौद्ध मठ हैं उसकी विसंगतियों को उजागर करती हैं। मामला वही है, वही धर्म है, उसका चोला बदल गया है, उसका रूप बदल गया है। जहां कहीं भी धर्म है, वो उसी तरीके से आम जन का शोषण कर रहा है, उनमें संकीर्णताएं फैला रहा है, स्त्रियों का शोषण कर रहा है। वही अर्चना पैन्यूली की कहानी देखें। अर्चना पैन्यूली शायद हिंदुस्तान में नहीं रहती, लेकिन उनकी कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही यादगार है। तो ये संग्रह भले आनंद फानंद में निकला हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है। अगर इसकी अगली कड़ियां आ पाए, जैसा हरीश राय जी ने कहा, तो वो और खुशी की बात होगी। और उसका जिस तरीके से इसमें विषय की विविधता है, केवल मुख्य समस्या तो है ही धार्मिकता, अंधविश्वास और सांप्रदायिकता, हिंसा। लेकिन हमारे घरों में बहुत कम लोग बोल पाते हैं जो गीता बोलती है। हमारे घरों में जो कमियां हैं, नासिरा जी उसे इंगित करती हैं, लेकिन मैं बहुत कम स्त्री लेखिकाओं को, अभी ये मेरी सीमा है, यह कहते हुए मैं जोड़ता हूँ कि अभी अटूट बंधन का जो पेज है, वंदना वाजपेयी जी मुझे क्षमा करेंगी, मैं उसे आनंद फानंद धीरे धीरे पलट रहा था, देख रहा था, तो उसमें दुर्गा सप्तशती और कुछ कुछ सब चीजें भी दिखी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ ये गलत है, लेकिन वो सब पैबस्त है समाज में। हमें उससे आगे निकलना है या नहीं निकलना है। अभी अभी हमने पूरे 10 दिन का त्योहार मनाया, लेकिन क्या वो ऐसा कोई भी त्योहार सामाजिक उद्यम होना चाहिए या व्यक्तिगत? क्या हमारा भविष्य का या आज का साहित्य हमें उसे आगे ले जाएगा या उसे वहीं कुपमंडुक बनाए रखेगा? यह चुनौती है, और वह चुनौती स्त्रियों के सामने ज्यादा है, क्योंकि परिवार का, चाहे पुरुष जो भी कहते रहे, लेकिन आज का जो मध्यवर्गीय परिवार है, उसका संचालन स्त्रियों के हाथ में है, बहुत बड़ी सीमा तक है। उसे किस दिशा में ले जाना है, अगर वो पूरी तरह नहीं तय कर सकती, तो लेकिन उनके कहे का एक महत्व है, तो उनके लिखे का बहुत महत्व है। उस तरीके से अगर विचार हो तो और शायद बेहतर होगा। मैं इस पुस्तक के लिए एक चीज रह गया, जो मैं शारदा जी, संभवतः इसकी प्रकाशक हैं श्वेत वर्णा की, शारदा जी से कहना चाह रहा था कि रोशनी के दरमियान इस कवर पर एक दूसरी पंक्ति भी है। वो है, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता का प्रतिपक्ष रचती स्त्री कथाकारों की कहानियां। देखिए, मुझे भी पढ़ते हुए कष्ट हो रहा है। ये इतना महीन है जैसे मानो इसका कोई अस्तित्व ही ना हो। अगर कोई उपशीर्षक है तो उसे, और ये बढ़िया उपशीर्षक है, तो उसे कायदे से थोड़ा बड़ा पठनीय आकार दे करके रखें। कुल मिलाकर के पुस्तक छपाई उपाई भी, सज्जा भी इसकी बहुत अच्छी है। शारदा जी को, पूनम सिंह जी को
और तमाम 16 लेखिकाओं को मैं बधाई देता हूँ और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बहुत ही गहराई से हर बात पे रखा और हर चीज को आपने मतलब हर कहानी पे क्या आपकी पसंद है, क्या नहीं पसंद है और कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी, इस तरीके से आपने अपनी बात रखी। वो बात मतलब दूर तक पहुंची और लोगों को ये जानने समझने का और सीखने का भी अवसर मिलता है। रही बात, जब कोई भी संपादक, मुझे लगता है कि कोई भी संग्रह संपादित करता है तो उसकी एक सीमा हो जाती है कि इससे ज्यादा कहानियां वो ले नहीं सकता, किताबों का मूल्य इतना बढ़ जाता है, तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से वो कर सकता है। उसमें उसको चयन में बड़ी समस्या आ जाती है। इसमें मुझे इस किताब में एक ये भी बात लगी कि यहाँ पर जो पितृसत्ता को भी लिया गया, जैसे रजनी गुप्ता जी की कहानी है बेआवाज टूटते सपने, उसमें वो पितृसत्ता को लेकर के आती है कि किस तरह से पितृसत्ता जो है धर्म सत्ता के अंदर छिपके आ रही है। तो ये दोनों वो मतलब नकाब उतारती हैं कि वो लग तो रहा है कि धर्म की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसके अंदर पितृसत्ता काम है। रही बात, धर्म जो है वो एक मतलब नारियल है, कट्टरता आती है ऊपरी सतह पर जो रहते हैं वहां कट्टरता है, इसके बाद जो अंदर जाता है तो उसको गिरी दिखती है और फिर अंदर जल है। जब जल तक इंसान पहुंचता है तो वहां पर जा करके कि उसको जो है मानवतावाद उसके अंदर आता है। तो कुछ कहानियां मुझे लगता है इस तरह की भी होनी चाहिए जो समझाएं कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है और उस जल तक पहुंचने की क्रियाविधि क्या है। क्योंकि कट्टरता और वो तो हम दिखा तो रहे हैं आईना, लेकिन दिखाने से कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कि हम अपना ही पक्ष समझना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम और सौहार्द की भी बातें हों ताकि हम उस कट्टरता से पार पा सकें। तो इसके साथ ही मैं अपनी अगली देखिए, मैं एक मिनट हस्तक्षेप करूंगा आपकी बात में। और जी वो जी ये कि जो आपने कहा कि सीधे सीधे धर्म की खूबी बताने की कहानियां हों। नहीं नहीं वो भी नहीं। मैंने अभी नासिरा जी का उल्लेख किया था। उसमें हाँ रेहान जो है, जो दीवानेपन में, पागलपन में हिंदुओं के लिए, सबके लिए अनाप शनाप बोलता रहता है, अपने घर की छप्पर पर बैठ के बोलता रहता है, दंगा जी जी फैलने पर वो क्या करता है। तो वो जो जिस नारियल के हाँ भीतर के जल वो की बात बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। वो उस रूप में आनी चाहिए, न कि हाँ केवल बिल्कुल धर्म को बिल्कुल। स्थापित करने के तौर नहीं पर नहीं आनी नहीं चाहिए। नहीं, मेरा धन्यवाद। मतलब ये आचार संहिता नहीं धन्यवाद। था, मेरा मतलब था उस समन्वय वाला जो समन्वयवादी दृष्टिकोण है उस विषय से। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। शायद मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पाई जो मैं कहना चाहती थी, मेरा कहने का तरीका कुछ ऐसा हो गया कि आप तक नहीं पहुंच पाई। मेरा यही मतलब है कि समन्वयवादी दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि उस जो जो मतलब लोग जिस तरह से व्यवहार करने लगे हैं कट्टरता का, उसकी जगह वो आपसी सौहार्द और प्रेम को समझ सके और आगे बढ़ सके। तो खैर, आपकी बात से पूरी सहमति है मेरी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुनीता जी को, उनका छोटा सा परिचय पढ़ते हुए। कला साहित्य आलोचना एवं सोलो ट्रैवल वुमेन ट्रैवलिंग में सतत सक्रिय डॉक्टर सुनीता जी 200 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से विविध विषय पर व्याख्यान दे चुकी हैं। अपने बेबाक व्याख्यान के लिए मशहूर हैं। 2017 में शोषण में हिस्सेदारी नामक आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई। पुस्तक के माध्यम से स्त्री के प्रति समाज के नजरिए का वैश्विक की बजाय गवई व महानगरीय दृष्टिकोण से सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत किया। 2022 में कहानी संग्रह सियोल से सरयू प्रकाशित हुआ। कोरिया और भारत की संस्कृति को जोड़ते इस संग्रह में बतौर कथाकार एक विशिष्ट पहचान हुई। 2022 में कविता संग्रह शंख पर असंख्य क्रंदन प्रकाशित हुआ। हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी, कोरियन भाषा साहित्य में दक्षता और सक्रियता बनी हुई। सम्मान सियोल से सरयू कहानी संग्रह हेतु सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न पुरस्कार, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, आलोचना के लिए राहुल सांस्कृतिक सम्मान, थाई भारत गौरव सम्मान, भारत मॉरिशस साहित्य सम्मान और काका साहेब कालेलकर राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय बाल हितैषी और कहानी संग्रह सियोल से सरयू को गोविंद चौपाल कथा सम्मान से सम्मानित है। तो अब मंच आपके हवाले, आप अपना दृष्टिकोण रखिए। सभी को नमस्कार। कार्यक्रम से जुड़े हुए साथियों को भी नमस्कार। मैं परिचय सुन के थोड़ी सी असहज हो गई क्योंकि मुझे इतना परिचय सुन करके घबराहट होती है।
मुझे लगता है कि जब हम ये सारे कार्यक्रम को देख रहे थे तो रोशनी के दरमियान एक अंधेरा भी था। तो मुझे वर्जीनिया वुल्फ याद आ रही थी। वो लिखती हैं कि युद्ध पुरुषों का खेल है जिसकी कीमत स्त्रियां चुकाती हैं। अब इस खेल को सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा, क्या किसी की हत्या कर देना ही हिंसा है? जनवरी की थरथराती सर्दी में एक रिएक्शन आता है और गर्माहट फैल जाती है। उस गर्माहट को मैं कुछ यूं देखती हूँ कि एक शंभुनाथ जी ने एक तार छेड़ा और सितार झंझना उठा। किसी ने उनसे ये प्रश्न नहीं किया कि आपके पठनीयता का विस्तार है, पहला। दूसरा, जब हम कभी भी अबौद्धिकता का प्रश्न उठाते हैं तो हमारे बौद्धिकता का केंद्र बिंदु क्या हो? जब हम विशाल भूगोल को देखते हैं तो मुझे साउथ कोरिया की किम योंग योंग याद आती हैं। उन्होंने एक नॉवेल लिखा है द ट्रम्प। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जब हम हिंसा की बात करते हैं तो हिंसा सिर्फ सामाजिक या धार्मिक नहीं होता, वह मानसिक सबसे ज्यादा होता है। और जब यह प्रसंग छिड़ा था तो जनवरी के सर्दी में गर्माहट आना स्वाभाविक था, क्योंकि यह एक मानसिक हिंसा था जो अपठनीयता के बोध से उत्पन्न हुई। क्योंकि अगर हम महाश्वेता देवी को याद करें तो मैंने उनकी लगभग 100 कहानियां पढ़ी हैं। उन 100 कहानियों में कम से कम 25 कहानियां ऐसी हैं जो सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक कट्टरता और आदिवासी समाज की विदृढ़ स्थितियों का चित्रण करती हैं। सक्रिय अक्रिय समाज में प्रकारांतर जो चीजें चलती हैं, उन सभी पक्षों पर हमारी दृष्टि न जाना भी मुझे लगता है कि इस तरह के प्रसंगों को जन्म देते हैं। एक बात। दूसरा, जब इस संग्रह की तरफ मैं आती हूँ तो बहुत ईमानदारी से एक बात और कोट करना बनता है कि शायद फरवरी के 22 या 23 या जनवरी के लास्ट में ही सोनी पांडे ने 75 कथाकारों का जिक्र किया जिनकी कहानियां उन्होंने एकत्र की, जो अतीत की, वर्तमान की और समकाल की। और उनका उद्देश्य उन्हें 25-25 के 2 खंडों में लाने का था। बाकी उनके मौलिक संपादन पे शायद खरे ना उतरे हों, वो आ गया होगा या आ रहा होगा, यह प्रसंग यही छोड़ते हैं क्योंकि अवान्तर परिस्थितियां अलग होती हैं। जब हम पाठ की मानसिकता की बात करते हैं तो अक्सर हम यह प्रश्न खड़े तो कर देते हैं कि स्त्रियां अबौद्धिक होती हैं, लेकिन स्त्रियां अपने भूगोल में कितनी बौद्धिक हैं, क्या हम इसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं? एक प्रश्न। दूसरा, तब मैं यहाँ पर एक बात और कोट करना चाहूंगी कि साम्राज्यवादी सुरंग में फंसी स्त्रियों को सांप्रदायवादी सुरंग में ले जाने की जिम्मेदारी किसकी रही? जब हम धर्म की बात करते हैं, वंदना राग की कहानी यूटोपिया को मैं नए सिरे से जब पढ़ती हूँ तो मुझे याद आता है और ये समझ आता है कि बाजार ने जिस तरह से भूमंडलीकरण का विस्तार हुआ और 90 के दशक से उपभोक्तावाद और उदारीकरण का हमारे बीच में विस्तार हुआ, उसने संस्कृति नामक शब्द का एक रूप अलग खड़ा किया है। आज हम बाजार के चौमुहाने पर खड़े होकर भौंडे तरीके से धर्म के संरक्षक हैं और स्त्रियां उसकी अगुवा हैं। अगर हम इस बात को ऐसे कहें तो संभवतः गलत नहीं है। और जब इस तरह से देखते हैं चीजों को, तब फिर हमें भूगोल की तरफ देखना होगा कि हम किस तरह से बटे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन 4 दिशाओं में अलग अलग चीजें हैं और लोगों का देखने का नजरिया भी अलग है। संरक्षण का किसी का तरीका प्राकृतिक है तो किसी का आडंबर की तहत है, किसी का हिंसात्मक है। अब जैसे हम नेपाल की तरफ देखते हैं तो वहां जिंदा बच्ची को देवता घोषित करने की जो परंपरा है वो पुरातन काल से चली आ रही। और वहां पर सत्ता पलट जाने के तुरंत बाद फिर एक बेहद छोटी सी बच्ची देवी के रूप में चयनित होती है और उसे मासिक धर्म आने तक के लिए एक तरह से कैद किया जाता है। क्या हम मानसिक तौर पर इसको बदलने के लिए तैयार हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरा, मुझे रामचंद्र शुक्ल की एक बात कोट करने के साथ में एक बात जो जोड़ती हूँ, मन में प्रतिकूल बातें रखकर
मुंह पर अनुकूल बातें कहने वालों को एक आदमी शिष्ट और दूसरा आदमी कुटिल कहता है। दरअसल कुटिल और शिष्ट बने रहने की जो मजबूरी है, हम सभी मनुष्यों की मजबूरी, उसमें हमारी अपेक्षाएं शामिल हैं, हमारी आकांक्षाएं शामिल हैं, और इन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के समानांतर दरअसल हमारी जरूरतें और मजबूरियां भी समाहित। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, या इसके बरक्स हम बाहर जाकर के इसको नहीं देख सकते हैं। जैसे तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर ग्रंथ, वह लद्दाख का महाकाव्य है। उसका पुनर्पाठ करती है पद्मा अमांगो, रूलर ऑफ द स्काई। क्या हम रूलर ऑफ द स्काई की तरफ देख पा रहे हैं? हमारा हिंदी समाज कुछ क्षेत्रों के लिए लड़ता है, तब हम कृष्णा सोबती को भी भूल जाते हैं, जब वो बादलों के घेरे में छोटी छोटी कहानियों से विभाजन के दौरान वे सांप्रदायिक हिंसा का बहुत सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं। सबो जान, जब लोग आजादी 1947 का आजादी का तिरंगा लेकर जा रहे हैं और वो लहराते हुए कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, तब सबो जान अपने कोठे पर बैठकर कहती है कि मेरे पास तो इससे ज्यादा आजादी पहले से ही है, और अधिक लेकर क्या करूंगी। कैद में आजादी और आजादी में कैद, यह बहुत ही सूक्ष्म है। जैसे स्वाभिमान और अभिमान दोनों समानांतर हैं और उसकी बारीक रेखाओं में एक बाल बराबर अंतर है, ठीक उसी तरह से हिंसा और प्रतिहिंसा के समानांतर चीजें चल रही हैं। 2 जनवरी 2025 की परिघटना अभी तक चल रही है, और उसने मार्च में थोड़ी सी और गर्माहट पैदा की, और वो गर्माहट इस रूप में आनी चाहिए थी, स्त्रियों द्वारा उन तरह के प्रश्नों पर यह प्रश्न किया जाना चाहिए था कि आपने क्या पढ़ा है। लेकिन जो तार झंझनाए थे, उसमें सफाई के तौर पर ज्यादातर स्त्रियां रिएक्शन में, एक्शन में नहीं, रिएक्शन में, कि हमने ये लिखा है, हमने ये लिखा है। वहां पर किसी भी स्त्री ने यह नहीं कहा कि आपने कितना पढ़ा है, अपना पढ़ा हुआ बताएं, फिर हम उसमें विस्तार करते हैं। यहीं पर स्त्री पुरुष के मानसिक संरचना, बौद्धिकता और बौद्धिकता के प्रश्न खड़े होते हैं। हमने वहां पे प्रश्न किए भी थे, और सुधा अरोड़ा जी ने भी हस्तक्षेप किया था, वो लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन इस प्रवृत्ति को हम प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं, और वो प्रक्रिया 2 तरह से। संग्रह पर आने से पहले उन प्रवृत्तियों पर भी बात मुझे लगता है कि लाजमी है, वह स्त्री दृष्टि से जरूरी लगी। पहला, कि किसी भी लेखक की रचना को हम 2 स्तर पर पढ़ते हैं, पहला तो अनुराग में, दूसरा विराग में। अनुराग में अगर हम किसी को बहुत चाहते हैं तो उसकी खराब रचना भी सिरोधार्य है, और उसे हम प्रोटेक्शन हाउस की तरह लेके चलते हैं कि ठीक है, कमी है तो कुछ नहीं, लेकिन अच्छा। विराग होता है जब हमारा उससे मानसिक या किसी भी तरह का वैमनस्य होता है, तो अच्छी से अच्छी रचना को हम खारिज करते हैं और कहते हैं अच्छा वो क्या लिखती है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में एक प्रसंग में याद दिलाती हूँ कि चंद्रकिरण सौरेक्षा जी की कहानियों को आमतौर पर विमर्श की कहानियां नहीं मानी। मैंने उनकी 250 से 300 कहानियां जब पढ़ी, तो उसमें कम से कम भेड़िए सहित 20 से 30 कहानियां ऐसी हैं जो सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक कट्टरता, पारिवारिक हिंसा, मानसिक शोषण और आडंबर पर है, साथ ही साथ विभाजन पर है। जैसे भेड़िए कहानी जो है, कश्मीर में सिया और सुन्नी एक ही धर्म के लोग, एक ही जगह के हैं, एक तरह का रहन सहन खान पान है, लेकिन एक सिया है, एक सुन्नी है, एक का दिमाग गर्म है, एक का ठंडा है। अब इसी बरक्स जब राकेश रेणु जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने 2 प्रसंग का जिक्र किया, मुक्तिबोध और अरुंधति रॉय। मैं इस प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में 2 संदर्भ जोड़ती हूं। पहला, कि जब इजराइल और गाजा की बात आती है तो दोनों में अंतर क्या है। फिर तॉलस्टॉय याद आता, वो कहते हैं कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उनको धर्म के नाम पर लड़ा दीजिए, देश बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से हमारे समाज में सदियों से स्त्रियों को अबौधिक कहकर लड़ाया जाता रहा है।
किसी चीज के खान पान पर मैं कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठाऊंगी कि जब हम आदिवासी समाज में जाएंगे तो ठर्रा ही भोजन है और राहत है। दिन भर कर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद वो शाम का सुकून है, और बड़े घर धनाढ़ परिवारों में वो रईसियत का परिचय है। तो ये एक अलग विषय है जिसमें जाना उचित नहीं है। दूसरी बात, टॉलस्टॉय इसी प्रसंग में एक बात और जोड़ते हैं, और मैं इसको इसलिए डिकोड कर रही हूं कि आदर का आविष्कार किया गया था उस खाली जगह को भरने के लिए जहां प्यार होना चाहिए, लेकिन उस खाली जगह में हम क्या भर रहे हैं? सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक उन्माद, मानसिक शोषण, घरेलू हिंसा, खान पान, भोजन पानी, रहन सहन, ऐसी तमाम अवान्तर प्रकारांतर प्रश्न जो हैं वो हमारे आसपास मंडरा रहे हैं, और वो सारे प्रश्न घूम फिर करके स्त्रियों के बरक्स आकर के टिकते हैं। वह ध्वज ध्वजा लेकर चले परिवार का तो सही, वो प्रोग्रेसिव का धर्म ध्वजा लेकर चले तो उनके सर, वो किसी भी तरह का दोषारोपण करना एक सहज टूल है। गरिमा जी ने पोलैंड के समाज को लेकर के दे ही देश जो लिखा, उसके बाद उन्होंने ऑस्विट्ज़ जो उपन्यास लिखा, इसे हम किस श्रेणी में रखकर देखें या उसका कैसे मूल्यांकन करें? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। दूसरा है कि किसी दूसरे की राय से प्रभावित होकर हम रचना पढ़ते हैं। आमतौर पर अब तो सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, एक लाइन में छेड़ दीजिए तार और आदमी मान लेता है कि उसका लिखा बेकार, और कहेंगे वो तो बहुत औसत लिखती हैं। लिखते हैं, मैं दोनों में जेंडर ले, मैं जेंडर वाइज बात नहीं करूंगी, लेखक चाहे स्त्री हो या पुरुष, कमियां दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन किसी खास दायरे में रख करके उनका मूल्यांकन करना, मुझे लगता है कि यह एक खतरनाक प्रवृत्ति का ही हिस्सा है। और यह प्रवृत्तियां कहाँ से आती हैं? हमारी पाठ मानसिकता की पुनरावृत्ति और एक आवृत्ति की तरह बनकर के उभरती। युद्ध सामाजिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक हो या बौद्धिक, इन चारों स्तरों पर सबसे ज्यादा मुनाफा किसका होता है? जो व्यावसायिक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। और व्यावसायिक स्ट्रेटेजी में मुनाफा देखा जाता है, मानवीयता, संवेदनशीलता और मनुष्यता कहीं पीछे छूट जाते हैं। और स्त्रियों के संदर्भ में हमेशा यही होता है कि जब भी कोई प्रश्न खड़ा किया जाता है तो हम उन सभी बौद्धिक परिप्रेक्ष्यों को छोड़ देते हैं, जबकि हमारे यहाँ बौद्धिकता का स्तर इतना बड़ा रहा स्त्रियों का कि वो वेदाचार्य भी रही हैं, शास्त्रार्थ भी करती रही हैं, वेद वेदांगों में भी आता है, और वर्तमान में स्त्रियां हर तरह से सक्षम हुई हैं। बावजूद इन तमाम सक्षमता के अतिरिक्त हमारे आसपास जो सबसे ज्यादा प्रश्न मंडराते हैं, वो मंडराते हैं कि हम सब अबौद्धिक हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा अज्ञान हो जाना या अहम हो जाना। और अहम शायद मुझे लगता है कि वहम को जन्म देता है। जब मैंने शुरू में द ट्रंक का जिक्र किया था, उसमें राइटर ने एक छोटी सी लाइन से शुरुआत की है। हो सकता है कि लाइन आपको मारक न लगे, लेकिन लगेगी। बेड एक आइलैंड है, मैं लहरों को तुम तक आने नहीं दूंगी। लड़की सिगी लेकर के पानी की लहरों पर उतर जाती है, पानी एकदम स्थिर है और वो आंख बंद करके ऊपर की तरफ देख रही। उस तरफ देखने के दौरान अचानक से एक हल्की सी पानी में स्पंदन महसूस होता है और एक बड़ा सा ट्रंक आकर गिरता है और उसकी आंखें चौधिया जाती। वो ट्रंक की तरफ देखती है, तब उसे एहसास होता है कि उस ट्रंक में क्या है। यहाँ पर हत्या का परिप्रेक्ष्य एक ट्रंक है, एक बक्सा है और बक्से में किसी की लाश है, जबकि वह अभी अभी सोच रही थी कि वह बच गई। दरअसल वह बची नहीं थी, बल्कि जितनी हत्याएं हुई थी उसकी वो हत्यारन घोषित कर दी गई।
जिससे निकलने के लिए उसके पास कोई रास्ते नहीं बचते हैं। पानी के लहरों के बीच में खड़े होकर बार बार सिर्फ यही दोहराती है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और वो निकलती भी है, और वो सच में किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन वो खुद नहीं बचती। उसके अंदर संवेदना नहीं रह जाती, मनुष्यता नहीं रह जाती, न दिन न रात का उसे होश रह जाता है। क्या हिंसा का प्रतिहिंसक रूप में तब्दील हो जाना सरल है? इस प्रसंग में सबसे पहले राकेश बिहारी जी ने हस्तक्षेप करते हुए आलेख भी लिखा। उसके बाद एक के बाद चीजें सामने आनी शुरू हुई। अब मैं तीसरी चीज जो है, अस्मिता मूलक बोध के जो प्रश्न उठाती हैं स्त्रियां, उनका शिकार सबसे पहले किया जाता है। और यह शिकार किस तरह से होती हैं, वो हमारे सामाजिक प्रवृत्तियों के ही देन। विभा रानी जी की कहानी है आतिशदाने। नीलाक्षी सिंह परिंदे का इंतजार सा कुछ, सपना सिंह एक गली का मुसलमान हो जाना, वंदना गुप्ता नई दिल्ली। अभी अभी उनकी दिल्ली के जो दंगे हैं उस पर बहुत सूक्ष्म कहानी पर हम लोगों ने पिछले दिनों बात किया। प्रज्ञा उत्तर तारा, प्रज्ञा पांडे, प्रज्ञा रोहिणी जी की बात हरियस राज जी ने अभी स्याह घेरे के बरक्स किया था। लेकिन सिर्फ स्याह घेरे ही नहीं, बल्कि उनकी कई कहानियां, 5-6 ऐसी कहानियां हैं जो समाज के उन हिंसात्मक बिंदुओं पर बड़ी सूक्ष्मता से बात करती। इस संग्रह में जिन कहानियों को लिया गया है, उन कहानियों का स्वरूप, रंग, रोगन अलग अलग है, लेकिन स्वर एक ही है, स्वर है प्रतिरोध। प्रतिरोध समाज के सभी संवर्ग में आवश्यक है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो बाह्यांतर, या आंतरिक तौर पर हो बाह्यांतरिक। दोनों हालात में इसका प्रतिकार करती हुई कहानियां हैं। जैसे किरण सिंह की कहानी का जब जिक्र हो रहा था, तब मुझे पंखरू सिन्हा की छोटी सी कहानी याद आ रही। वो अपनी छोटी सी कहानी में जो लिखती हैं कि जिस दिन दंगा हुआ था, और वो दंगा क्यों रचे गए थे, क्या किसी व्यक्ति के लिए रचे गए थे, या सत्ता के लिए रखे गए थे, या कुर्सी की बेद के लिए रखे। आमतौर पे होता क्या है कि हिंसा का शिकार बेशक स्त्रियां सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन इसकी संरचना सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से की जाती है। राजनीति सिर्फ मुख्य धारा की नहीं है, सत्ता चलाने की ही नहीं है, बल्कि पारिवारिक राजनीति भी उतनी ही खतरनाक रही है जितनी कि समाज की राजनीति। और उन राजनीतियों की शिकार होती स्त्रियों पर इस संग्रह में कम से कम उस दृष्टि की कहानी न होना थोड़ी सी खटक तो रही थी, कमी सी महसूस हुई, लेकिन यह नाकाफी नहीं है, क्योंकि किसी एक संग्रह में समुच्चय स्त्री साहित्य को समेटा नहीं जा सकता। और पूनम सिंह जी ने इसके तीनों पक्षों को लिया, चाहे राज सत्ता है, चाहे धर्म सत्ता है, चाहे परिवार सत्ता। और इन तीनों सत्ताओं में जब सत्ता शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम एक पावर पोजीशन की बात करते हैं और एक डोमिनेशन सोसाइटी की बात करते हैं। जहां पर पावर होगा, तो एक जिसके पास सबसे ज्यादा सुपरनेचुरल पावर है, तो जाहिर सी बात है कि वह दूसरे को डोमिनेट तो करेगा ही करेगा। और यह पावर और डोमिनेशन का जो खेल है, वो जेंडर केंद्रित है और जेंडर प्राकृतिक है। जब हम इक्वल जेंडर की बात करते हैं, तब हम शब्दों का ख्याल नहीं रखते। आमतौर पर हम जब शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हम जेंडर वाइज्ड होते हैं। क्या जेंडर सेंसिटिविटी आविष्कार में शाब्दिक आविष्कार या शब्द वेदना पर भी ख्याल हमारा जाता है? यह भी एक प्रश्न उसी दिन मेरे ध्यान में आया था कि जब शंभूनाथ सर जी यह तार झंझनाए थे, तार छेड़ा था उन्होंने, इन झंझनाहटों में लेखिका शब्द बार बार स्पंदित हो रहा था, लेखक कहीं विलुप्त थे। एक जो चीज इसमें और आती है, जब हम धार्मिक भावना की बात करते हैं, तो धार्मिक भावना की तरह ही साहित्यिक विमर्शों में भी स्त्री भावना आहत है। इसकी दो चीजें मुझे समझ में आती कि हम जब भी किसी चीज का पाठ करते हैं,
तो हम पूर्वाग्रही होते हैं। पूर्वाग्रह हमारे पास 2 तरह का होता है, पहला वैचारिक, दूसरा संबंधित। वैचारिक में कि क्या कोई मार्क्सवादी है, कोई साम्यवादी है, कोई वामपंथी है, कोई कांग्रेसी है, कोई दक्षिणपंथी। क्या इन सारे बिंदुओं से ऊपर उठ करके हम एक बतौर लेखक और एक बतौर समाज चेतना के तौर पर रचना का पाठ कर रहे होते हैं? तब यह प्रश्न आकर के प्रत्यक्षा की कहानी शाहरुख पर थोड़ी सी ठिठकती है कि हाँ, ऐसा है, हो सकता है। शीर्षक अपने आप में बयानी करती हैं। निवेदिता जी की कहानी पर किसी ने हाथ नहीं रखा। मुझे लगता है कि निवेदिता जी की कहानी उस छोटी सी कमी की क्षतिपूर्ति तो नहीं कहूंगी, लेकिन उस कमी की खाली जगह को, जो लियो टॉल्स्टॉय ने कहा कि खाली जगह में प्यार भरना था, उस खाली सी जगह में थोड़ी सी जगह ये बनाती है, लेकिन वो बड़ा स्पेस लेते हुए नजर नहीं आती हैं। क्योंकि जब हिंसा या प्रतिहिंसा की बात करते हैं तो यह भी एक तरह का यूटोपिया ही है। यूटोपिया होने की वजह यही हो जाती है कि हम एक प्रांत में हिंसा देखते हैं तो दूसरे प्रांत के हिंसा को ग्लोरीफाई करने लगते हैं कि ये तो यहाँ की बात है और वहां तो उस तरह से होना स्वाभाविक है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट को इसमें शामिल नहीं करते हैं, हम नागालैंड को शामिल नहीं करते हैं, हम अरुणाचल के राइटर्स को शामिल नहीं करते हैं, हम मणिपुर को नहीं शामिल करते हैं। हम जब लद्दाख की तरफ जाते हैं तो लद्दाख और श्रीनगर और लेह के बीच में जो पाकिस्तान का एरिया होता है या फिर हिंदुस्तान का वो पंजाबियत वाला जो एरिया है, हम उसे भूल जाते हैं। तो क्या इन बॉर्डर के किनारों में जो राइटर हैं, जैसे अगर मैं बॉर्डर का जिक्र कर रही हूँ तो वहां पर एक लेखक हैं, उनका जिक्र करना मुझे लगता है कि लाजमी है, उन दिनों यह केंद्र में है, वो है आखोन असगर अली बसारत। क्या हमने इनके दृष्टि से किसी स्त्री को देखा है कि बर्फ के टीला पर स्त्रियां चढ़ते हुए, और वह मासिक धर्म का समय है, पानी नहीं है, फिर भी वो किस दुस्साहस और साहस के साथ उस ठंड थपेड़ों का सामना कर। यह प्राकृतिक हिंसा है, मानवीय हिंसा है, अव्यवस्था की हिंसा है, या सत्ता का वहां तक विकास लेकर न पहुंचने की हिंसा है? हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे या किस तरह से इसका ग्लोरिफिकेशन करेंगे? ये बहुत सारे प्रसंग हैं जो पूनम दी के एक संग्रह के परिप्रेक्ष्य में उठे। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से इसमें ज़हन में बनाया था। हाँ, इस किताब के पढ़ने के दौरान बहुत कुछ मैंने ऐसा सोचा, चिंतन मनन किया, जो लिखने की मुझे ज़रूरत महसूस हुई। अपनी भूमिका में बहुत उदारता इन्होंने बरती है। शायद यह उदारता ही इनके बड़प्पन और इस किताब का एक मूल स्तंभ भी है कि उन्होंने, कहते हैं ना, तुम्हीं से मोहब्बत तुम्हीं से लड़ाई, उन्होंने उन्हीं को ही डेडिकेट किया जिन्होंने रिएक्शन दिया और एक्शन में ये किताब आई। मैं इसको उनका एक्शन नहीं कहूंगी कि उन्होंने एक्शन लिया, बल्कि उन्होंने रिएक्शन दिया और रिएक्शन में ये एक्शन हुआ और एक्शन में यह कार्य हमारे सामने परिणित होकर के आया। और इस कार्य परिणति में उन्होंने उस पोस्टुएशन को रखा भी है। और क्या ही होता कि जब उसमें जनवरी जिक्र हो जाता और वह तारीख भी मौजू होता, तो इतिहास में रिसर्च करने वाले शोधार्थियों के लिए यह संकट न होता कि वह तारीख कौन थे, वह दिन कौन था, वह महीना कौन से थे। संशोधन संभावित है। हो सकता है कि अगले संस्करण में सुमन जी और श्वेत वर्णा और पूनम दी खुद इस पर विचार करें कि यह प्रसंग भी इसमें होना चाहिए कि दरअसल यह किस महीने में क्यों और किन हालात में कहे गए थे। यह मेरी अपनी दृष्टि से उत्पन्न पक्ष है जिसे मैं यहाँ कह रही हूँ। जब राकेश जी इसके कवर की बात कर रहे हैं तो मैं राइटिंग पे बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं कवर का ही जिक्र करूंगी। पिंक फेमिनिज्म क्या कभी स्त्रियों से मुक्त हो पाएगा? पिंकिश बनाने की जो संरचना हुई थी वो आज नहीं हुई। पिंक पॉइंट पर खड़े होकर हम फ्रीडम पॉइंट की बात तो नहीं ही कर सकते। और जब हम कलर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि रंग अपने आप में बहुत बड़े संप्रेषण होते हैं और यह संप्रेषणीयता ही
ताकत होती है। तो रंग भी एक बड़ा पक्ष है जिससे मेरी थोड़ी इसको देख करके असहमति हुई थी। यह बात मैंने पूनम दी से भी साझा नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मैं जिस जगह से खड़े होकर के देख रही हूँ, हो सकता है कि पूनम दी ने या किरण जी ने उस सुमन जी ने उस तरह से नहीं सोचा होगा। लेकिन संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। क्या ही होता कि झक सफेद रोशनी में एकदम बिल्कुल झक सफेद कवर पर कुछ स्त्रियां अपने रोशनी बिखेर रही होती। ये मेरी दृष्टि है, पाठ की दृष्टि है। अब मैं एक और पक्ष है जिस पर मुझे लगता है कि मैं अपनी बात रख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने नोट्स टुकड़ों में बना के बिखेर से दिए हैं। पढ़ते पढ़ते शायद विद्यार्थी बने रहने की ये बहुत खतरनाक आदत है जो जा नहीं रही है, क्षमा चाहूंगी। जब मैं चंद्रकिरण सोंडेक्सा जी की बात कर रही थी तो मुझे चंद्रकांता जी भी याद आ रही थी। उन्होंने कश्मीर में हिंसा हुए पर पोषनूल की धुन को लेकर के और वहां पर जब हिंसा होते हैं उसको लेकर के उन्होंने बहुत बारीक कहानियां बुनी हैं। संभव है कि हम सबने उस तरह से ना पाठ किया हो। और एक दीपक शर्मा, जिनको कभी भी वैचारिक समाज ने कथाकार के तौर पर जीते जी स्वीकार नहीं किया। हो सकता है चंद्रकिरण सोंडेक्सा की तरह मरने के बाद कहें कि वो महान थी, तो मैं कह नहीं सकती। हिंदी समाज बड़ा दुर्लभ समाज है। वो वो एक कहावत हमारी तरफ है ना कि जियत पिता से दंगम दंगा, मरत पिता पहुंचाए गंगा, जियत पिता के नून भात, मरत पिता पहुंचावे दूध भात। तो कुछ ऐसी ही स्थिति हिंदी समाज की भी है कि हम किसी व्यक्ति का औदाय उसके जीते जी देने से या तो सकुचाते हैं या फिर परिस्थितियां हमारे साथ नहीं होती, हम उसके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। उसी तरह दीपक शर्मा की एक कहानी है प्रेत छाया, पढ़ी जानी चाहिए। राजी सेठ की कई कहानियां हैं जो विस्थापन के परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं। ज्योति चावला की कहानी लाजो की जब बात आती है, और अभी जब नज्जो की बात आ रही थी तो मुझे चंद्रकिरण सोंडेक्सा की ही कहानी नज्जो याद आई। वो 1940 में लिखी गई कहानी, 39-40 के दशक की लिखी हुई कहानी थी। और महाश्वेता देवी का तो मैं पहले ही कह रही थी। दरअसल पाठ की समस्या की वजह से बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो कथा समाज से या तो छूटे हुए हैं या हम उस तक हमारी पहुंच नहीं होती। और कोई भी व्यक्ति कितना पढ़े, एक सबसे आखिरी जो प्रश्न उठता है कि हमारा विपुल साहित्य इतना विस्तृत है, हम 22 से अधिक भाषाओं में लिख रहे हैं, 140 से अधिक बोलियां हैं जिसमें हमारा सब लेखन हो रहा है, तो एक व्यक्ति की पहुंच कितनी होनी चाहिए, हम उससे कितनी अपेक्षाएं करते हैं। यह भी एक प्रश्न है कि बहुत सारा लिखे जाने में बहुत कुछ छूट जाता है। जैसे शीला रोहेकर का जिक्र बहुत कभी कभी छिटपुट तरीके से आता है, लेकिन समग्र में जब उनके साहित्य का मूल्यांकन किया जाए तो मुझे लगता है कि अक्सर किसी आलोचना की किताब में उनका जिक्र ना के बराबर ही आता है। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं। बाकी नासिरा जी की कहानी पे लगातार जो कहानी इसमें प्रकाशित है उस पर तो बात हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जिंदा मुहावरे अल्फा बीटा गामा और बलिस्ते जहरा वह भी पढ़ा जाना चाहिए कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ईरानी क्रांति और सांप्रदायिक सौहार्द का समाज कैसा और उस समाज की परिस्थितियां कैसी रहीं और किस तरह से उत्पन्न हुई। अभी रूस यूक्रेन हुआ है और तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है और एक नए तरह की स्त्री संघर्ष शुरू हो गया और हिंसा का स्वरूप ही पूरा बदल गया है। और हिंदुस्तान में भी हिंसा बहुत तरीके से बदला है। जैसे सबरीमल मंदिर, एक स्त्री है जो कॉलेज जाने के लिए लड़ना चाहती है, एक स्त्री है जो देशांतर में खड़े होकर बुर्का पहनने के लिए लड़ रही है, और एक स्त्री है जो मंदिर में प्रवेश के लिए लड़ रही है, और एक स्त्री जो राजस्थान के बहुत दूरांतर में बैठी है एकदम रेत के ढूंढ पर वो पढ़ना चाहती है। तो सभी का एक दृष्टि से मूल्यांकन मुझे लगता है कि असंभव है, लेकिन इस असंभव में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारी स्त्रियां बौद्धिक चेतना के तहत हस्तक्षेप कर रही हैं। हम उस हस्तक्षेप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो यह हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पहुंच का दायरा हो सकता है कि सीमित है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि स्त्रियां यह काम नहीं करें। बहुत शुक्रिया। वंदना जी का, पूनम दी को फिर से बहुत बहुत बधाई।
सुमन जी ने बहुत सुरुचि तरीके से प्रकाशित किया है। पढ़ने में आनंद आया, पढ़ने उखड़ करके बाहर नहीं निकले, बल्कि इसको जितना चाहे मैं कलर करने के बाद भी यह सुसज्जित दिख रहे हैं। तो इस सारी चीजों के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और उम्मीद करती हूँ कि स्त्रियों के और बौद्धिक केंद्रीय पक्षों पर बहुत कुछ आता रहेगा और हम जैसे विद्यार्थी पढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सुनीता जी, आपने बहुत अच्छे से न केवल इस किताब पर बल्कि इस समस्त स्त्री लेखन पर अपनी बात रखी, और स्त्रियां हर जगह से जहां जहां उनकी जो समस्याएं हैं और जो जूझ रही हैं, वहां की समस्याएं वो दर्ज भी करती चल रही हैं, लेकिन कोई कितना पढ़े वाली बात है। तो इसका समाधान तो मुझे यही लगता है कि हर कोई जितना पढ़ रहा है उसको लाता रहे, और ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ करके जितना पढ़ रहे हैं उतना लिखते रहे, ताकि हर चीज कहीं ना कहीं दर्ज होती रहे। और जब दर्ज होगी तब दूसरे लोग कम से कम एक लेख तो पढ़ ही लेंगे, एक लेख पढ़ के उनको पता चलेगा कि लिखा जा रहा है। तो ये काम मतलब ये बहुत जरूरी काम है। और इसके साथ ही इस किताब के साथ ही जो मतलब ये स्त्री रचनात्मकता का जो स्वर उभर करके आया है, और सभी ने अपने वक्तव्य में कहा कि स्त्रियों ने जो जिन जिन विषयों पे कलम चलाई है उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए। और पूनम जी ने इस पर प्रकाश डाल करके अपनी तरफ से एक बिगुल तो बजाया ही है। पूनम जी, आपने जैसा कि इसको मतलब आपने एक प्रतिक्रिया, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के तौर पे लिया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहानियों का चयन किस आधार पे किया था, क्योंकि कहानियां की गुणवत्ता अलग चीज होती है, विषय केंद्रित कहानियां अलग होती है। तो हम जब विषय केंद्रित कहानियां लेते हैं तो कई बार गुणवत्ता में वो कम रह जाती है। तो आपने किसको अपनी वो बनाया? एक बार फिर मैं आप सबों का अभिनंदन करती हूँ, और आपके इस अटूट बंधन से जुड़े हुए जो रचनाकार बंधु हैं उन सब का भी अभिनंदन करती हूँ। मैंने बस एक छोटी सी मुनादी की थी, और हमारे जो प्रतिष्ठित आलोचक हैं, चिंतक हैं, शंभुनाथ जी, उनकी बातों को ऐसे मैं हल्के में नहीं लेती, एक तरह से गंभीरता से ही लेती हूँ, क्योंकि उस समय सजग आलोचक चिंतक हैं, अच्छे लेखक हैं। लेकिन उन्होंने जब फेसबुक पर इस तरह की टिप्पणी की तो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का एक दौर चलने लगा, और अपने स्वभाव के अनुसार मैं दरअसल इस तरह से रिएक्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि किसी ने अगर इस रूप में स्त्री लेखन को लेकर कुछ कहा है तो अपने लिखे को लेकर मुझे भी कुछ मुनादी करने की जरूरत है। और एक छोटी सी मुनादी है। आप लोगों ने अभी अभी सुनीता जी जितनी रचनाओं का या जितनी लेखिकाओं का उल्लेख कर रही थी, मैंने पहले ही अपनी भूमिका में लिखा कि मुझे यह उत्तर जल्दी देना था, चूंकि यह जनवरी महीने की बात थी, और कोई भी प्रश्न अगर होता है तो उत्तर अगर थिर करके दिया जाए एक लंबा एक अंतराल के बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और मुझे लगा था कि स्त्रियां जब लिख रही हैं और हर विषय पर लिख रही हैं, तो जब एक खास मुद्दे को लेकर उन्होंने सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता को लेकर स्त्री लेखन को एक ललकारने की भाषा में कहा कि क्यों नहीं लिख रही हैं, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं लिख रही हैं इसका जवाब मुझे खोजना होगा, तो लेखन में ही उतरना होगा। और मैंने हर धर्म के भीतर की वैसी कहानियों की तलाश की, चाहे वह हिंदू धर्म के भीतर हो, इस्लाम और मुस्लिम धर्म के भीतर हो, या ईसाई के भीतर हो। और हमारा जो मिला जुला एक संस्कृति का जो रंग है, मैंने उन सारे रंगों के भीतर से एक खास किस्म के रंग, जिसको हम लोग अनुराग का रंग कहते हैं, प्रेम का, उसको भी ढूंढने का एक मकसद था मेरे भीतर। बस यह एक तलाश थी, और मैंने हर तरह से 16 कहानियों का जो चयन किया, ऐसा नहीं, कुछ कहानियां आई भी थी मेरे पास, और क्योंकि मुझे जल्दी करना था, मैंने सबके पास यही कहा था कि मैं अप्रैल तक या मई के अंत तक किताब पूरी करना चाहती हूँ। और जो कहानियां मुझ तक पहुंची
उन कहानियों में से मैंने 16 कहानियों का इस तरह से किया कि जिसमें हर पक्ष आए, और मुझे लगता है कि वो सारे पक्ष शायद आ गए। आप लोगों की बातों से मुझे लगा कि मैंने जो कहानियां जिस पर हरियश राय जी ने टिप्पणी की और राकेश रेणु जी ने टिप्पणी की और बहुत सार्थक टिप्पणी की, और सुनीता जी ने जो रिक्त स्थान था उसकी पूर्ति करते हुए जिन लोगों का नाम रखा, जिन लोगों की रचनाओं का उल्लेख किया, वो सब जरूरी पक्ष है जो आगे की कड़ी के रूप में हम लोग बहुत काम, मैंने इसमें अपनी भूमिका में यह भी लिखा है कि मैं इसे एक चुनौती की तरह लेती हूं कि मुझे और हमारी सारी सखियों को कितने मोर्चों पर अभी और कलम चलाने की जरूरत है। और एक तरह से यह सही है कि हम इस पक्ष पर बहुत नहीं लिखे हैं, बहुत कम लिखे हैं। हम लोगों ने अपनी निजता को लेकर, अपने पितृसत्ता, अपने परिवार और अपने परिवार के समाज का जो निर्मिति है उसको लेकर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन यह जो खास मुद्दा जिसे शंभुनाथ जी ने उठाया, उस मुद्दे को लेकर हमारे पास उतनी सशक्त रचनाएं नहीं है। इसको मैं स्वीकार करना चाहती हूँ। अगर नहीं है और हमारा स्त्री विमर्श अगर सिर्फ अपने भीतर के कैद से बाहर निकलने में केवल देह मुक्ति को ही मानता है, तो मैं इसकी भी पक्षधर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मुद्दे पर बार बार लिखने की जरूरत है हम सबको, और वह सबसे बड़ा है कि हम अनुकूलित जहां से होते हैं वह धर्म सत्ता है। धर्म ने हमारे लिए कुछ नैतिक मूल्यों को, मर्यादाओं को इस ढंग से हमारी चेतना में शामिल किया है कि हम माँ का दूध पीते हुए उस घूंट के हर घूंट के साथ उस वह अनुकूलन हमारे भीतर उतरता है। और इसीलिए शायद हम बाबाओं की जो आज बाजार फल फूल रहा है, राम रहीम के जो इतने सारे मुखौटे हम उतारते भी हैं और देखते भी हैं, और जिसको संरक्षण प्राप्त जहां से हो रहा है उसको भी हम देखते हैं, बावजूद इसके सबसे अधिक भीड़ जो होती है इस तरह के संतों के पीछे वह स्त्रियों की ही होती है, और उस पर हम कभी विमर्श नहीं करते। हम कभी अपने पूजा पाठ के उस विधि विधान को लेकर भी नहीं विमर्श करते। गीताश्री की जो कहानी है जिस पर बातचीत हुई, यह सही है कि वह कहानी अपने आप में हमारे वह इतनी जटिल रूढ़ियां हैं कि एक बार मैं भी आपको कहना चाहती हूँ, अगर मुझसे आप पूछी हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि हरितालिका व्रत जिसको हम लोग तीज कहते हैं, वो बिहार में अधिक है, और उत्तर प्रदेश और उधर दिल्ली के तरफ आप लोग शायद कुछ और मनाती हैं, जिसमें चलनी में पति का ये देखा जाता है ना। तो लेकिन हम लोग तीज का जो पंडित हम लोगों को आते हैं कथा सुनाने के लिए, उस कथा में यह है कि जो स्त्रियां आज के दिन खाएंगी वो अजगर हो जाएंगी, वो बिल्ली हो जाएंगी, वो सांप हो जाएंगी, और वैधव्य उनको 7 जन्मों तक वैधव्य भोगना होगा। तो मैं जब शादी करके आई थी और पहली बार जब मैं हरितालिका व्रत कर रही थी, और जब यह पाठ होने लगा था, मेरी उम्र भी उस ढंग से मैच्योर्ड नहीं थी मैं, लेकिन यह मुझे विचलित कर गया था। और जब मेरा अपना कुछ जोर चला, जब मैं ससुराल के दायरे से अपनी गृहस्थी में लौटी, तो मैंने पंडित को कहा कि कथा सुना दीजिए, क्योंकि मेरे घर में सब लोग सुनती हैं उस कथा को, लेकिन यह जो जितना प्रसंग है जिसमें स्त्रियों को इस रूप में कहा गया कि ये सब करेंगी तो 7 जन्मों तक वैधव्य भोगेंगी और अजगर होंगी और बिल्ली होंगी और क्या क्या होंगी, मैंने उसको नहीं। आज भी मोहल्ले की स्त्रियां मेरे घर में यह कथा वाचन करते हुए कहती हैं कि दुल्हन ने मना कर दिया, अब पंडित नहीं पढ़ेगा उसको। तो जिस तरह से गीताश्री की सासू माँ उसके पक्ष में आकर और कहती हैं कि इसका ही, तो यह सब जड़ताएं हम लोग अपनी रचनाओं से ही तोड़ सकते हैं, अपने कहन से ही तोड़ सकते हैं। यह सही है कि शंभुनाथ जी ने हमें एक मुद्दा दिया, लेकिन उस मुद्दा के तहत मैंने मुनादी की, और मुनादी में ये सारे पक्ष जो आए वो साधारण पक्ष नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज 2 रचनाकार मित्र जो हमारे बीच हैं, उन लोगों ने जो बात कही है और जिस तरह से कहानियों को खोलकर रखा है, और लगभग हर
तरह से आलोचक के उस कहे को लेकर अपनी असहमति प्रकट की है। मैं यही चाहती थी कि कम से कम मेरे इस छोटे से किए हुए मतलब एक जो संकलन है, एक जो छोटी सी मुनादी है, उस पर बात आगे तभी होगी जब हम शंभूनाथ जी के उस कहे में जो बचा हुआ स्पेस है उसमें हमारे पुरुष मित्र हैं, जो हमारे आलोचक हैं, जो हमारे सहृदय पाठक हैं, वो सब उस गैप को भरेंगे अपनी बात कह के कि स्त्रियां लिख रही हैं और हर विषय पर लिख रही हैं। कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर हम कलम नहीं चला रहे, लेकिन हमको पढ़ा नहीं जा रहा, हम पर बातें नहीं की जा रही। जब आप हमें पढ़िएगा नहीं, जब हम पर कुछ बोलिएगा नहीं, तो हम हमेशा कमतर रहेंगे। आज अगर आधा अधूरा इतिहास को लेकर बात होती है और एक स्त्री लेखिका संपूर्ण इतिहास को लेकर बात करने के लिए वो सारे प्रसंगों को सूची बनाई जाती है, उसमें किस तरह की सूची बनाई जाती है जिसमें स्त्रियों का कोई उल्लेख उस ढंग से नहीं होता, छूट जाती हैं वो। तो यह सारा कुछ अब हम लोग चूंकि आलोचना में भी उतरे हैं और कविता कहानी में भी उतरे हैं, कोई साहित्य की ऐसी विधा नहीं है जहां स्त्री रचनाकार अपनी कलम, अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इतिहास का नया अध्याय और एक नया इतिहास हम लोगों के द्वारा ही लिखा जाएगा, इसकी भी आश्वस्ति मुझे मिल रही है इस तरह के संवाद से। जबकि हम लोगों ने एक छोटा सा, और वह आपके अटूट बंधन का मतलब मैं बहुत आभारी हूं कि आपने पहल की और कोई बिना दबाव के आपने खुद मुझे कहा कि मैं चाहती हूं पूनम जी कि इस पर मैं बातचीत करूं, और आपने पैनल तैयार करके जो बातचीत रखी, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप सबकी और अपने सारे मित्रों की जो हमसे आज के दिन जुड़े हुए हैं। और मैं क्या बोलूं, ये तो मतलब हम लोग का भी मंच का भी सौभाग्य होता है अच्छी किताब पे चर्चा करना। और जो आपने कहा ना कि आपने बदल दिया, तो ये बदलाव जो है छोटा ही सही, इसके गंभीर असर होते हैं, क्योंकि जब हम छोटा सा एक शब्द भी बदलते हैं तो उसके अर्थ व्यापक बदल जाते हैं। और जो गीताश्री जी की कहानी उन्होंने गरुड़ पुराण पे उठाया है, गरुड़ पुराण वास्तव में ऐसा है कि सुनने में कष्ट होता है, तो उसको जब कोई ध्यान से सुनेगा, ज्यादातर लोग बैठ जाते हैं और जो कुछ भी हाथ जोड़ करके सुनना है तो वो उसकी जगह ध्यान से सुनेगा तो उसका विरोध करेगा। जैसे आरती में कुछ शब्द बदल देने से ही उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव करे जाए, इसके लिए हिम्मत देती हैं इस तरह की किताबें। मैं इसका संयोजन कर रही थी। नाशिरा दी ने मुझे बहुत बार मुझसे बातचीत की और मुझे हौसला दिया कि काम बहुत अच्छा तुमने चुना है, तुम करो। और जिस समय मैं पूरा भी मैं की तो उनका मन था कि मैं जो लेखिकाएं इसमें सम्मिलित हैं वो सारी लेखिकाओं को एक साहित्यिक दौरे पर, एक भ्रमण पर और सौहार्द को लेकर एक मुजफ्फरपुर बुला, और वैशाली जो मतलब विश्व का पहला गणतंत्र है, इस गणतंत्र से हम अपनी आवाज बुलंद करें, मेरे मन में है। लेकिन इसमें पुरुष मित्र भी मेरे साथ आएंगे तो अच्छा लगेगा। और आप लोग सब जिस तरह से, यह बात जरूर है कि यह बड़ा जो आयोजन है इसमें होता क्या संकट है कि अब किसी को बुलाने में, किसी को हवाई जहाज के लिए टिकट देना या ये करना, ये सब कठिन हो जाता है। एक तो कि जिस समय ये संकलन हो रहा था, प्रकाशक जल्दी तैयार हो जाए तुरंत छापने के लिए, ये भी बहुत कठिन होता है। और वो पुस्तक मेले का समय था और उस समय ये जो श्वेत वर्णा की हम लोगों की शारदा जी हैं, उन्होंने इसको कहा कि नहीं मैं करूंगी, और उन्होंने अप्रैल के मतलब मई महीने में किताब मेरे हाथ में दे दी। तो मैं यह भी देखती हूँ कि एक महिला अगर प्रकाशन में उतरी है और वादा करती है तो अपने बात पर वो भी खरी उतरती हैं। हाँ, यह भी एक ये वाली बात है। और अभी महिलाएं अगर प्रकाशन में, देखिए प्रकाशन का मामला बहुत ही है, और आज पटना में भी एक प्रकाशन एक स्त्री चला रही है, बच्ची है वो, हम लोगों से बहुत ज्योति स्पर्श, तो उसने शुरुआत की। हाँ, तो शुरुआत इस तरह से मैं सोचती हूँ कि ये सब बेड़ियां टूटने जैसी चीजें हैं, और अगर हम इस तरह से काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे
हमारी कलम या हमारे लेखन को नजरअंदाज करने का अब आगे से इस तरह से कोई साहस नहीं करेगा। और क्या। अच्छा, राकेश बिहारी जी का प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। पूनम जी ने सांप्रदायिक संबंधी स्त्री कहानियों के कमजोर होने की बात कही। प्रश्न यह भी है कि क्या विगत कुछ वर्षों में इस विषय पर लिखी हुई पुरुषों की कहानियां बेहतर और मजबूत हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कहानियों का जो अगर स्तर गिरने की बात है तो हम ये कहते हैं कि स्तर केवल महिला कथाकारों का ही गिर रहा है, पुरुष कथाकारों का बहुत ऊंचा उठ रहा है। तो ये तो मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बहुत इस प्रश्न के लिए हाँ, मैं राकेश बिहारी जी की आभारी हूँ कि उन्होंने सही बात से अपने अपने पक्ष में मोड़ लिया है इस चीज को। और यह बात सही है कि हम लोग मुनादी करते हुए अगर मतलब हम लोगों का बहुत बड़ा कोर्स नहीं है अगर इस संबंध में, तो आप लोगों का भी जो लिखते जा रहे हैं लगातार, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बेमतलब है, लेकिन फिर भी आप हैं, आप पितृसत्ता है। तो हम लोग अभी तक नहीं देखे कि आप लोगों ने कितना अधिक अच्छा काम किया और कितना आप लोगों ने कम काम किया। तो अगर आप लोग इस तरह से अलग अलग होकर एक दूसरे पर आघात करने के लिए खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को समानांतर रूप में अपनी अपनी रचनाओं को लेकर बातचीत करने की जरूरत है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक सार्थक बातचीत करने की, एक संवाद करने की जरूरत है। और राकेश बिहारी जी तो स्त्री लेखिकाओं को पढ़ते रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी मुझे लगता है हाँ कि अभी स्त्री लेखन में जितना अधिक वो डूब कर काम कर रहे हैं, कम पुरुष आलोचक लोग उस ढंग से कर पा रहे हैं। तो यह भी हम लोगों का एक अच्छा ही है कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अब आप ही बताइए, मैंने अपनी भूमिका में लिखा है कि मैं एक भी कहानी पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। अगर पुरुष आलोचक और सहृदय पाठक अपनी बात इन 16 कहानियों के माध्यम से, और जो अलग आने वाले आगामी जो संग्रह हैं अगर सोनी पांडे ला रही हैं तो उसका भी स्वागत होना चाहिए और उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं कि हम ये लिख रहे हैं, आप पढ़िए और बताइए कि हमारा कौन सा पक्ष कमजोर है और कहाँ हमें और अपनी सबलता को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आपके संवाद से, आपकी बातचीत से, आपकी आलोचना से सहमति असहमति, मेरे भीतर का रचनाकार असहमति से हमेशा पुख्ता होता है, मजबूत होता है। और मैं बहुत सम्मान करती हूँ। आप लोग अगर मेरी चीड़ फाड़ करके मेरी रचनाओं को रखेंगे ना, तो मुझे उससे एक दिशा मिलती है। कर्मेंदु शिशिर ने जिस समय कहानी के आसपास किताब बना रहे थे, उस समय मेरी कहानियों से गुजरे और उन्होंने मुझे कई बार फोन करके कहा कि आप इतनी शालीन महिला हैं, आपके भीतर इतना विद्रोह कैसे है? आपकी सारी नायिकाएं इस ढंग से विद्रोह करती हैं और कुछ परिवर्तन। सो मैं तो दोनों का, तो मैंने कहा कि विरुद्धों का जो सामंजस्य है वो मेरा पूरा जीवन रहा है। मैं वही संतुलन साधते साधते अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हूँ। तो यह सब तो है, अपने अपने भीतर का स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति होती है। और मैं कुछ सकारात्मक खोजना, और मैं ध्वंस में कम विश्वास करती हूँ। मैं पहले विकल्प की तलाश करती हूँ। मुझे अगर बेहतर समाज करना है तो समाज को सीधे आग लगा दें, ऐसा मैं नहीं सोचती। मुझे लगता है कि मुझे उसका एक विकल्प खड़ा करना होगा। अगर परिवार के भीतर उस तरह की संकीर्णताएं या रूढ़ियां हैं तो उसको हम कैसे बदलें, यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए। और अपने बूते जितना होता है मैं करना चाहती हूँ, ये मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूँ। बहुत आक्रामक नहीं। कहीं सुई की जरूरत है, कहीं तलवार की जरूरत है, और कहीं जो है बात समझा के बन जाती है। ममता कालिया जी की एक बहुत सुंदर कविता है, मुझे कविता तो याद नहीं आ रही है, लेकिन उसका भाव ऐसा है कि वो जो थे, जो विद्रोही थे, वो दीवार गिराने में लगे रहे और मैं समझदार थी, मैंने खूंटियां टांगी और उस पर चढ़ करके दीवार फांद गई। तो ये इस तरह से भी हो सकता है। दूसरी बात जो नीरज जी ने कही अभी कि लेखक को लेखक समझना जरूरी है, ना कि स्त्री पुरुष में बांटने की। तो ये महिलाएं ये नहीं लिख सकती, वो नहीं लिख सकती, इसको देख करके माया एंजेलो का मुझे एक कोट याद आ रहा है कि वो कहती थी कि एक स्त्री जब कोई काम करती ना तो उस पर जिम्मेदारी दुगना हो जाती, क्योंकि वो
लोग ये नहीं कहते कि इसने काम खराब किया, लोग कहते हैं स्त्रियां ये काम कर ही नहीं सकती। तो समझने की जरूरत ये भी है कि जिस तरह से पुरुषों से कोई काम अच्छा होता है, कोई काम बुरा होता है, स्त्रियों से भी कोई काम अच्छा हो सकता है, कोई बुरा हो सकता है। किसी का अनुभव का दायरा कुछ है, वो वहां लिखता है। किसी को कोई चीज हॉन्ट करती, कहानी क्या है, जो चीज हमें हॉन्ट कर रही है बहुत ज्यादा, हम उस पर लिखते हैं, तो वो उस पर लिखता है। उसको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि स्त्रियां ये काम कर ही नहीं सकती, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है, और उसको एक काम की दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि ये कि स्त्री और पुरुष की दृष्टि से बात करके। तो बहुत अच्छी चर्चा रही, और मुझे लगा कि मैं आपको सुनती चली जाऊं, लेकिन समय काफी हो गया है, और हम लोगों को मतलब जो लोग यहाँ जुड़े रहे, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि लगातार जुड़े रहे, लगातार कमेंट दे करके हम लोग का उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। और आदरणीय हरीश राय सर जी का, आदरणीय राकेश शिनू जी का, और प्रिय सुनीता जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने वक्तव्यों से न केवल मतलब इस किताब के बारे में बात करी, बल्कि एक स्त्री लेखन को भी केंद्र में रख करके बात करी। तो हम फिर मिलेंगे किसी अन्य दिन, किसी अन्य किताब के साथ। और उससे पहले चलते चलते एक शेर जो कि किसी नामालूम शायर का है, और मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे ये बात करना चाहिए। क्या क्या गुबार उठाए नजर के फसाद ने, क्या क्या गुबार उठाए नजर के फसाद ने, इंसानियत की लौ कभी मध्यम नहीं होगी, इंसानियत की लौ कभी मध्यम नहीं होगी। लोग कितने भी फसाद उठा लें, इंसानियत की लौ जलती रहेगी। जब तक इस तरह की कहानियां लिखी जाती रहेंगी, जब तक इस तरह के तर्क उठाए जाते रहेंगे, जोड़ने का प्रयास किए जाते रहेंगे, तब तक इंसानियत की लौ मध्यम नहीं होगी। सभी लोगों को बहुत आभार के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।